Gujarat Set Education Question Paper 2023. So the first question of this session is Dash helps in connecting previous year knowledge of the students with new knowledge according to Oswell. Option: study habit, advanced culture, advanced technology, advanced organizer. So the answer of this question is advanced organizer. देखिए कि हम सबको पता है कि एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल जो है वो अशुबेल दिए थे और बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि हुई इज द फादर ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल और हु गेव एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल जो है वो अशुबेल का कंट्रीब्यूशन है। अगर हम एडवांस ऑर्गेनाइजर को देखें तो ये क्या है कि एक तरह का पेडागोजिकल डिवाइसेस है जो कि क्या करता है कि हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज हो गया जो जो कि हमारे पास है व्हाट लर्नर ऑलरेडी नो एंड व्हाट लर्नर नीड टू हो गया जो कि हमारे पास है जो हमको पता है हो गया उसके अंदर और जो हम लोग जानना चाहते हैं जो लर्नर लर्न करना चाहता है वो दोनों के अंदर जो केफ है उसको ब्रीच करता है। क्या एडवांस ऑर्गेनाइजर जो है ये एक पेडागोजिकल डिवाइस है जो कि जो हमको पता है और जो हम जानना चाहते हैं वो दोनों के अंदर क्या करता है कि एक ब्रिज एस्टेब्लिश करता है। ओके और ये एडवांस ऑर्गेनाइजर जो होता है फर्स्ट फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड बाय असुबेल की इसी को 1960 में फर्स्ट टाइम्स असुबेल इंट्रोड्यूस किए थे और उस टाइम्स हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए ओके कि इसी को ये लेकर आए थे। असुबेल डिफाइन एडवांस ऑर्गेनाइजर आज appropriately relevant and inclusive introductory material। ओके कि असुबेल के हिसाब से एडवांस ऑर्गेनाइजर्स जो है ये क्या है कि appropriately relevant एंड इंक्लूसिव इंट्रोडक्टरी मटेरियल है। ओके और उसके साथ साथ सुबेल जो थे एडवांस ऑफ लर्निंग को भी इंट्रोड्यूस किए थे एंड प्रेजेंटेड एट ए हायर लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन जनरलिटी एंड इंक्लूसिवनेस। ओके इस यहाँ से क्वेश्चन आया है ये तीनों टर्म से ऑब्स्ट्रक्शन जनरलिटी एंड इंक्लूसिवनेस। ओके कि क्या किए थे कि वो हायर लेवल का जो एब्स्ट्रक्शन है उसी को वो प्रेजेंट किए थे जनरलिटी को वो प्रेजेंट किए थे और इंक्लूसिवनेस के बारे में बोल रहे थे। अगर हम देखिए ऑसुबेल के हिसाब से एडवांस ऑर्गेनाइजर को तो ये क्या होना चाहिए शुड बी मोर एब्स्ट्रैक्ट और जनरल देन द फॉलोइंग लर्निंग मटेरियल कि जो हम लोग लर्निंग मटेरियल्स को फॉलो कर रहे हैं उनसे ये एडवांस ऑर्गेनाइजर क्या होना चाहिए थोड़ा ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए और ये जनरल होना चाहिए। हो गया अगर कि कुछ की पॉइंट हम देखिए असुबेल का जो थ्योरी है जहाँ से कि बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है और आने वाला है। तो देखिए फर्स्ट असुबेल जो थे वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इनका मानना था कि पीपल्स और लोग जो है स्पेशली चिल्ड्रंस एक्वायर नॉलेज प्राइमरीली थ्रू रिसेप्शन कि इनका मानना था कि लोग और स्पेशली चिल्ड्रन जो है वो कैसे लर्न कर रहे हैं कि एक्वायर कर रहे हैं नॉलेज को रिसेप्शन के थ्रू। क्या किसी के थ्रू रिसेप्शन के थ्रू रिसेप्शन का मतलब क्या है बीइंग डायरेक्टली एक्सपोज टू इट बाय द टीचर। ओके कि जब कोई टीचर क्या करता है किसी का बारे में कोई भी कंसेप्ट का बारे में डायरेक्टली एक्सपोज करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिसेप्शन। रिसेप्शन को आप रिसेप्शनिस्ट के साथ क्या कर सकते हैं कि कनेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग जब रिसेप्शन बोलते हैं रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं तो रिसेप्शनिस्ट हमको क्या बोलता है कि गाइड करता है एक तरह से कि ये यहाँ है ये ऐसा है। ओके ठीक इसे सुबेल का भी ये मानना था कि रिसेप्शन के थ्रू क्या होता है कि हम लोग लर्न करते हैं। रिसेप्शन का मतलब टीचिंग लर्निंग फील्ड में क्या है कि जब टीचर हमको एक्सपोज कर रहा है ओके एक्सपोजर प्रोवाइड कर रहा है उसी को सुबेल बोले थे क्या कि रिसेप्शन लर्निंग रेदर देन डिस्कवरिंग इट देमसेल्फ कि बच्चा और हम डिस्कवर करने से ज़्यादा रिसेप्शन के थ्रू क्या करते हैं कि लर्न करते हैं। और ये रिसेप्शन जो वर्ड आया था ये जो कंसेप्ट है इसी को वो बोले क्या रिसेप्शन लर्निंग बहुत बार क्वेश्चन में आया है तो इसको ध्यान रखना चाहिए रिसेप्शन लर्निंग क्या है। ओके दूसरा वाला जो चीज़ है वो है एक्सपोजिटरी टीचिंग मेथड। ओके एक्सपोजिटरी टीचिंग मेथड कि असुबेल जो एक टीचिंग मेथड वो प्रपोज किए थे उसका नाम क्या है
एक्सपोजिटरी टीचिंग मेथड। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन बना है कि एक्सपोजिटरी टीचिंग मेथड कौन प्रोवाइड किए थे, इसका फादर कौन है, तो ऑसुबेल इसको प्रोवाइड किए थे। और इसका मतलब क्या है कि पर टीचर प्रेजेंट नॉलेज इन इट्स फाइनल फॉर्म ऑफ स्टूडेंट, फाइनल फॉर्म टू स्टूडेंट। कि देखिए कि कोई टीचर किसी का बारे में नॉलेज को एक फाइनल फॉर्म, नॉलेज का एक फाइनल फॉर्म है कि किसका बारे में एक जो इन्फॉर्मेशन उसका जो फाइनल फॉर्म है प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट को, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सपोजिटरी टीचिंग मेथड बोल रहे हैं। यहाँ टीचर क्या कर रहा है, एक्सपोजर प्रोवाइड कर रहा है किसी का बारे में, किसी को, किस स्टूडेंट को। और ये जो एक्सपोजिटरी टीचिंग मेथड था, ये एकदम कंट्रास्ट कर रहा था ब्रूनर का जो डिस्कवरी लर्निंग है। ओके, डिस्कवरी बेस्ड अप्रोच जो है उसी को ये क्या कर रहा था, कंट्राडिक्ट कर रहा था और कंट्रास्ट कर रहा था। ओके, और नेक्स्ट अगर हम देखें अशुबेल का जो कंसेप्ट है, हो गया, ये कंप्लीटली जो प्रायर नॉलेज है उसी के ऊपर डिपेंडेंस है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्रायर नॉलेज के ऊपर क्या किए हैं, फोकस किए हैं। ए सेंट्रल आइडिया इन अशुबेल्स थ्योरी इज दैट नॉलेज बिल्ड ऑन व्हाट लर्नर ऑलरेडी नो। देखिए कि अशुबेल का मानना था कि हम लोग लर्नर को कैसे पढ़ाएंगे, कि लर्नर के पास जो पहले जो कुछ है, हो गया, उसी के थ्रू ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि चाइल्ड को नया नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और वो उनका एक फेमस कोट है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंगल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग इज व्हाट द लर्नर ऑलरेडी नोज, ascertain दिस एंड टीच अकॉर्डिंगली। ओके, इस ये स्टेटमेंट भी बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है कि वो बोलते थे कि जो एक सबसे अहम सिंगल फैक्टर जो है, जो कि हमारा लर्निंग को क्या करता है कि इन्फ्लुएंस करता है, वो है व्हाट द लर्नर ऑलरेडी नो, कि जो एक लर्नर को ऑलरेडी पता है, वो क्या है कि वो एक सिंगल फैक्टर है जो कि लर्नर का जो लर्निंग है उसको इन्फ्लुएंस करता है। ओके, और हमको क्या करना चाहिए कि उसको जो पता है ऑलरेडी, उसी के थ्रू ही हमको वो क्या करना चाहिए कि पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग। हो गया, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि ऑसुबेल से इंट्रोड्यूस किए थे। ऑसुबेल एम्फासाइज्ड मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग where learners gain significant knowledge from verbal or textual lessons by relating new concept to existing knowledge, making the new information meaning। कि देखिए कि मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग का मतलब क्या है, कि इसी को भी ऑसुबेल ही इंट्रोड्यूस किए थे। ये एम्फासाइज कर रहे थे मीनिंगफुल लर्निंग के ऊपर, जहाँ की बच्चा क्या करता है कि एक सिग्निफिकेंट नॉलेज जो है वो वर्बल और टेक्सचुअल लेसन्स के थ्रू क्या करता है, गेन करता है। और ये जो नया कंसेप्ट है वो केस क्या क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज उसका है उसके साथ रिलेट होता है, और उसके बाद क्या करता है कि गेन करता है। तो इसी को वो क्या बोल रहे थे कि मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग बोल रहे थे। लिंकेज इन लर्निंग, हो गया, ये एक चीज है जो कि एम्फासाइज किए थे सुबह। फॉर लर्निंग टू मीनिंगफुल, learner must recognize and form a relationship between new concept and their pre-existing knowledge structure। कि देखिए जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज स्ट्रक्चर है उसके साथ क्या होना चाहिए कि हर वक्त रिलेट होना चाहिए। नेक्स्ट, कंट्रास्ट विथ रूट मेमोराइजेशन। हो गया कि देखिए ये मीनिंगफुल वर्बल्स लर्निंग के बारे में बोल रहे थे, हो गया, एक्सपोजिटरी टीचिंग मेथड्स के बारे में बोल रहे थे, रिसेप्शन लर्निंग के बारे में बोल रहे थे, लेकिन ये कंट्रास्ट कर रहे थे रूट मेमोराइजेशन को, कि रूट मेमोराइजेशन अनलाइक रूट मेमोराइजेशन where new concept is simply added without understanding or linking it to the existing knowledge, meaningful learning require फॉर्मिंग कनेक्शन बिटवीन न्यू एंड ओल्ड कंसेप्ट। कि देखिए कि जब हम लोग रूट मेमोराइजेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ क्या होता है कि विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग हम लोग क्या करते हैं कि रट ही लेते हैं, ओके, और लिंक करने के लिए ट्राई करते हैं हमारा जो एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग। लेकिन मीनिंगफुल लर्निंग में ऐसा नहीं होता है। मीनिंगफुल लर्निंग में क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड होता है। ओके, जो हमारा न्यू कॉन्सेप्ट जो हमको पता, जो हम सीखने वाले हैं, और जो ओल्ड कॉन्सेप्ट जो हमको पता है, उसी के अंदर एक तरह का एक बॉन्डिंग क्रिएट होता है। उसके बाद क्या होता है कि लर्निंग होता है। ओके,
नेक्स्ट अगर हम देखिए रिसेप्शन वर्सेस डिस्कवरी की, देखिए रिसेप्शन से लर्निंग तो आपको बात बोल चुका हूँ कि असुबेल दिए थे, लेकिन डिस्कवरी लर्निंग जो है वो था ब्रूनर का। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से भी आया है। असुबेल आर्ग्यूड दैट मीनिंगफुल लर्निंग कैन अकर थ्रू वो द रिसेप्शन लर्निंग एंड डिस्कवरी लर्निंग। कि देखिए असुबेल का मानना ये था कि जो मीनिंगफुल लर्निंग है उसी को रिसेप्शन लर्निंग के थ्रू भी हम लोग अचीव कर सकते हैं, और डिस्कवरी लर्निंग के थ्रू भी हम लोग लर्न कर सकते हैं। जैसे कि जब हम लोग रिसेप्शन का बात कर रहे हैं तब क्या हो रहा है कि टीचर हमको प्रोवाइड कर रहा है फाइनल फॉर्म ऑफ नॉलेज। डिस्कवरी का बात जब करें क्या हो रहा है कि यहाँ बच्चा जो है वो खुद उसको डिस्कवर कर रहा है। हो गया। तो इसीलिए ये बोलते थे कि मीनिंगफुल जो लर्निंग है वो दोनों कैटेगरी से, रिसेप्शन के थ्रू भी हो सकता है, डिस्कवरी के थ्रू भी हो सकता है। ओके। और वो एम्फासाइजिंग दैट द की फैक्टर इज हाउ न्यू इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेट विद द एग्जिस्टिंग नॉलेज, नॉट द मेथड ऑफ एक्विजिशन। हो गया। और उनका मानना था कि आप कैसे जो नया की फैक्टर जो है उसको कैसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ पुराना जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है उसी के साथ कैसे आप रिलेट कर रहे हैं। ओके। तो उसके ऊपर ये डिपेंड किया था। नेक्स्ट एक नेटवर्क का कॉन्सेप्ट ये थी, बहुत ये भी अहम है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। Ashwell believed that learning occurs by understanding relationship between ideas and forming linkage। कि देखिए अशुबेल का मानना ये था कि लर्निंग होता है, कब होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज जो है उसी को समझते हैं, और उसके साथ साथ रिलेशनशिप हम लोग क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, एंड फॉर्मिंग लिंकेज, और उसके बाद हम लोग लिंकेज क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग ए नेटवर्क ऑफ कॉन्सेप्ट इन द माइंड एंड एक्सपेंड एंड मॉडिफाई आज न्यू कॉन्सेप्ट एंड लिंक्ड टू द एग्जिस्टिंग वन। कि देखिए क्या होता है कि हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि जो चीज भी हम लोग लर्न करते हैं पहले उसको समझते हैं। ओके। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि लिंक करते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट आइडिया के साथ, और उसके बाद लिंकेज बन जाता है। ओके। लिंकेज बनने के बाद एक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कॉन्सेप्ट बन जाता है हमारा माइंड में, और उसके उसको हम लोग क्या करते हैं कि वो नेटवर्क को एक्सपेंड करते करते जाते हैं, मॉडिफाई। और जब जहाँ पर जरूरत होता है कि लगता है कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तब हमारा क्या करता है कि हम लोग उसको मॉडिफाई करते हैं। हो गया। और मॉडिफाई कैसे करते हैं कि जो न्यू जो कॉन्सेप्ट है उसी को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसके साथ लिंक करते हैं, किसके साथ, जो कि एग्जिस्टिंग है, जो कि हमको पहले से पता है। ओके। एडिंग न्यू concept when encountering new information, learner integrate it into their existing network by identifying relationship between new concept and those already present हो। और दूसरा वाला चीज देखिए, न्यू concept का जो ऐड करना वो कैसे ऐड होता है कि हम लोग को पहले हमारा माइंड में एक नेटवर्क बना हुआ है। ओके। हम लोग कहाँ भी कोई भी किसी भी कंटेंट को ऐड नहीं कर सकते। हो गया। कि हम लोग दिखते हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या है, हो गया, उसका जो प्रीवियस नॉलेज क्या है, और उसी के हिसाब से हम लोग वो नेटवर्क में क्या करते हैं उसको लिंक करते हैं। अगर हम लोग ब्रूनर का जो थ्योरी है उसके साथ अशुबेल का थ्योरी को कंपेयर करें तो बहुत सारे सिमिलरिटीज भी देखने के लिए मिलेगा और डिफरेंसेस भी देखने के लिए मिलेगा। जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो तो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, मीनिंगफुल रिसेप्शन, दूसरा वाला है डिस्कवरी। हो गया। फिर देखते हैं ब्रूनर थ्योरी emphasizes discovery learning and organizing concept hierarchically in a coding system। कि देखिए ब्रूनर क्या बोलते थे कि ये लर्निंग जो है वो डिस्कवर के थ्रू बच्चा लर्न करता है, और उसके साथ साथ यहाँ जो कॉन्सेप्ट है उसी को हायरिकली क्या किया जाता है कि एक तरह से अरेंज किया जाता है, जैसे कि जनरल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जनरल भी हो सकता है, ये ब्रूनर का भी होता है। ओके। लेकिन अशुबेल को अगर हम देखें तो ये भी सेम ही चीज बोले हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग ढंग से कि ये जो कोडिंग सिस्टम्स है इनको ये बोल दिए क्या, कॉन्सेप्ट नेटवर्क। हो गया, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट नेटवर्क। यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि जो रिसेप्शन है उसी के ऊपर क्या किए हैं, फोकस किए हैं, लिंक किए हैं। ओके। और उसके बाद बच्चा क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है। अगर हायरिकल ऑर्गेनाइजेशंस को देखिए, ब्रूनर का जैसे अशुबेल भी बोले हैं कि जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है
कि अलग अलग रहता है और उसका अलग अलग डेप्थ रहता है। और वो जनरल टू स्पेसिफिक या स्पेसिफिक टू जनरल वो उसका रेंज भी रहता है। और उसको क्या करना चाहिए, हमारा दिमाग में, हमारा माइंड में हायरार्किकली अरेंज करना चाहिए विथ मोस्ट जनरल कॉन्सेप्ट एट टॉप एफएक्स लेवल एंड मोस्ट स्पेसिफिक ऑन द। ओके, और जब हमको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट एकदम वाइड डेप्थ है और किसका नैरो डेप्थ है और कौन सा एकदम सिंपल है, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो एकदम वाइड डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट को हम लोग एफएक्स टफ में रखते हैं और हायरिकली एक डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको क्या कर सकते हैं कि हमारा माइंड में उसको अरेंज करते हैं। मीनिंगफुल लर्निंग प्रोसेस का अगर बात करें तो फ्रॉम मीनिंगफुल लर्निंग लर्नर मस्ट डिटरमाइन द लेवल ऑफ ए न्यू कंसेप्ट। कि एक मीनिंगफुल लर्निंग में जो लर्नर है उसको क्या करना चाहिए कि डिटरमाइन करना चाहिए एक नया कंसेप्ट जो होता है उसका लेवल क्या है। वो जनरल टू स्पेसिफिक हो सकता है एंड फ्लेश इट अप्रोप्रिएटली विद इन देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज स्ट्रक्चर एंड कंसेप्ट, जो कि हम लोग पहले से डिस्कशन कर चुके हैं। अगर की पॉइंट अगर एक चीज देखें कि सुबेल्स का, तो सबजम्पशन थ्योरी और समजम्पशन जो है इसी को भी असुबेल ही इंट्रोड्यूस किए थे और इस यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। ओके, सबजम्पशन को कौन इंट्रोड्यूस किया था, वो असुबेल ही किया थे। तो समजम्पशन का मतलब ही क्या है, ये एक प्रोसेस है जहाँ की हम लोग जो नया कंसेप्ट है, हो गया नया आइडिया है, उसी को क्या कर रहे हैं कि इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। हो गया किसी के साथ जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, एग्जिस्टिंग नॉलेज स्ट्रक्चर है हमारा, वो एग्जिस्टिंग नॉलेज स्ट्रक्चर के साथ जो नया नॉलेज है उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। और ये जो चीज है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समजम्पशन बोलते हैं। हो गया, रिसेप्शन के साथ यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। समजम्पशन का मतलब एक प्रोसेस है जहाँ की हम लोग नया आइडिया को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। हो गया कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज स्ट्रक्चर है उसी के साथ आप इसी को पियाजे का जो हमारा एडप्टेशंस हो गया एडप्टेशंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको सिमिलरिटी मिलेगा कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो चेंजेस करते हैं, हो गया एसिमिलेशंस, एडप्टेशंस जो है, एकोमोडेशन भी आप एक बोल सकते हैं, एकोमोडेशन जो होता है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसी को असुबेल बोल रहे हैं क्या, सबजम्पशन। ऐसे क्वेश्चन आया है पियाजे के साथ कंपेयर करके। हो गया, और दो तरह का सबजम्पशन के बारे में बोल रहे थे, एक डेरिवेटिव्स और कोलरेटिव। डेरिवेटिव में वो क्या बोल रहे थे कि कंप्लीटली न्यू नहीं है यहाँ कॉन्सेप्ट, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट लेकिन उसी का रिलेटेड कुछ आइडिया, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ नॉलेज ऑलरेडी हमारा दिमाग में अवेलेबल है, उसी के साथ हम लोग जब कंपेयर कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं और उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, उसको हम लोग डेरिवेटिव समजम्पशन बोल देते हैं। जैसे एक गोल्ड फिश को आप देखे हैं और उसको किसके साथ, जो आपका दिमाग में पहले से एक फिश का जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है उसी के साथ जब रिलेट कर रहे हैं और उसी के थ्रू जब इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव समजम्पशन। लेकिन कोरिलेटिव समजम्पशन में क्या होता है कि यहाँ जो कॉन्सेप्ट है एकदम कंप्लीटली नया रहता है और पहले से हमारा दिमाग में उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। हो गया, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं कि उसी को बोलते हैं कोरिलेटिव समजम्पशन। नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्सपोजिटरी टीचिंग, ये एडवांस ऑर्गेनाइजर आता है। फ्रेज एंड फुल कॉन्सेप्ट, रिलेट बैक टू ऑर्गेनाइजर, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है कि कौन सा स्टेप नहीं है, उसके साथ साथ अरेंज द स्टेप, उसके साथ साथ मैच द कॉलम, ऐसे करके क्वेश्चन बनता है। एडवांस ऑर्गेनाइजर स्टेप में क्या होता है कि यहाँ बिगिन विद स्टेटमेंट आउटलाइनिंग व्हाट विल बी टट, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट माइंड। हो गया कि एडवांस ऑर्गेनाइजर्स में टीचर क्या करता है कि एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है कि आज हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। ओके, और बच्चों का जो दिमाग है उसको ये एक तरह से वो सेट करता है, प्रिपेयर करता है कि हम लोग आज इसका बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, उस दूसरा वाला जो स्टेप है क्या है, प्रेजेंट फुल कॉन्सेप्ट। उसके बाद यहाँ जो लेसन है वो लेक्चर के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू, किसी के थ्रू भी टीचर क्या करता है कि डिलीवर करता है, स्टार्टिंग विथ जनरल आइडिया एंड प्रोग्रेसिंग टू स्पेसिफिक। ओके, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि जो डिडक्टिव अप्रोच है उसी के ऊपर कौन सा साइकोलॉजिस्ट ज्यादा करके फोकस किए थे, वो है असुबेल और उसके साथ साथ ब्रूनर भी। लेकिन ज्यादातर कंप्लीटली कौन किया था, वो है असुबेल।
क्योंकि ये बोल रहे थे कि जो आइडियाज जो है उसी को जनरल टू स्पेसिफिक वे में अरेंज करना चाहिए, जनरल टू स्पेसिफिक वे से क्या करना चाहिए, स्टूडेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। हो गया, तो पहले एडवांस ऑर्गेनाइजर आ गया, उसके बाद प्रेजेंट फुल कॉन्सेप्ट आ गया, और लास्ट में जो स्टेप आता है वो है रिलेट बैक टू ऑर्गेनाइजर। हो गया, और लास्ट स्टेप जो होता है, यहाँ स्टूडेंट को एनकरेज किया जाता है, एक टीचर एनकरेज करता है कि कनेक्ट द लेसन टू द इनिशियल ऑर्गेनाइजर, रीइंफोर्सिंग एंड इंटीग्रेटिंग न्यू नॉलेज। हो गया, उसके बाद यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि जो इनिशियल ऑर्गेनाइजर है, जो कि पहले से हम लोग बोले थे, उसी के साथ रिलेट करने के लिए बोलते हैं, रीइंफोर्स करते हैं न्यू नॉलेज को, और उसके साथ साथ यहाँ इंटीग्रेट करते हैं नया नॉलेज को। अगर एडवांस ऑर्गेनाइजर का कैरेक्टरिस्टिक को हम देखें तो ये प्रेजेंटेड बिफोर द लेसन्स की, इसको लेसन से पहले, जो कि आप देख सकते हैं स्टेप 1, जो कि लेसन से पहले हम लोग प्रोवाइड करते हैं, हाईलाइट की आइडियाज एंड देयर रिलेशनशिप। और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, जो की आइडिया है उसी को हाईलाइट करते हैं, उसके साथ साथ उसी का जो रिलेशनशिप है उसी को हम लोग हाईलाइट करते हैं, और यहाँ जो प्रायर नॉलेज है उसी के साथ लिंक करते हैं, और प्रिपेयर करते हैं कि स्टूडेंट को एक नया कंसेप्ट लर्न करने के लिए। अगर हम लोग टाइप्स को देखिए, एक्सपोजिटरी ऑर्गेनाइजर, कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये ज़्यादा इतना अहमियत वाला चीज़ नहीं है। नेक्स्ट, ब्रूनर और असोबेल को कंपेयर करें तो जो टीचिंग अप्रोच है इनका, तो ब्रूनर जो है वो फोकस किए थे किसी के ऊपर, डिस्कवरी लर्निंग के ऊपर, लेकिन असोबेल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो रिसेप्शन लर्निंग और एक्सपोजिटरी टीचिंग के ऊपर क्या किए हैं कि एम्फसाइज किए थे। ब्रूनर बोलते थे टीचर्स प्रेजेंटेड मटेरियल टू एनकरेज सेल्फ कंस्ट्रक्ट नॉलेज, कि यहाँ ब्रूनर के हिसाब से टीचर को क्या करना चाहिए, सिर्फ मटेरियल प्रेजेंट कर देना चाहिए, और स्टूडेंट जो है उनको एनकरेज करना चाहिए कि ताकि वो खुद क्या कर सके, नॉलेज जो है उसको कंस्ट्रक्ट कर सके। लेकिन असुबेल बोलते थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कि जो टीचर है वो क्या करना चाहिए कि जो फाइनल फॉर्म ऑफ नॉलेज जो है उसको क्या करना चाहिए, स्टूडेंट को प्रोवाइड कर देना चाहिए डायरेक्टली। हो गया, अगर गाइडेड बाय एज को अगर हम देखिए, एज का कंसेप्ट को, तो ब्रूनर का जो थ्योरी था वो कोई एज के थ्रू, मतलब एज को वो नहीं मानते थे, अनगाइडेड डिस्कवरी फॉर यंग चिल्ड्रन। हो गया, गाइडेड डिस्कवरी फॉर ओल्डर चिल्ड्रन, की जो यंग चिल्ड्रन है उनको उनके लिए नहीं था, जो ओल्डर, हो गया, चिल्ड्रन है उसके लिए डिस्कवरी था। लेकिन असुबेल जो थे वो भी डिस्कवरी एग्रीज, डिस्कवरी सूट्स यंग चिल्ड्रन, कि उनके हिसाब से क्या था कि असुबेल के हिसाब से कि जो उल्टा, देखिए, कि यंग चिल्ड्रन के लिए डिस्कवरी चाहिए, रिसेप्शन जो है वो ओल्डर चिल्ड्रन के लिए चाहिए, ये असुबेल का मानना था। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट को अगर हम देखिए, यूज स्पेसिफिक एग्जांपल, दैट इज रोज सनफ्लावर फ्रॉम जनरल कॉन्सेप्ट। हो गया, कि ये जनरल टू स्पेसिफिक बोल रहे थे, और ये भी क्या कर रहे थे कि एक जनरल कॉन्सेप्ट, देखिए, कि ब्रूनर जो थे वो दोनों बोल रहे थे, यहाँ एक लिखा हुआ है लेकिन दोनों बोल रहे थे, जनरल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जनरल बोल रहे थे। लेकिन ब्रूनर, असुबेल जो बोल रहे थे वो स्ट्रिक्टली बोल रहे थे कि नहीं, जनरल टू हम लोग स्पेसिफिक की तरफ ही जाना चाहिए। लर्निंग आउटकम्स का बात करें तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोटिवेशन, सेल्फ लर्निंग। हो गया, अगर यहाँ हम लोग देखिए तो ये सेल्फ डिस्कवरी, पोटेंशियल रिड्यूसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंटरेस्ट, उनके हिसाब से ये जो सेल्फ डिस्कवरी है ये क्या करता है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंटरेस्ट है उसको वो रिड्यूस करता है। नेक्स्ट, अगर हम लोग देखें तो ये कुछ एस्पेक्ट है, जो अगर कॉग्निटिव थ्योरी को देखें तो ये लर्नर इन एक्टिव, दोनों में ये सिमिलरिटी आपको देखने के लिए मिलेगा। नॉलेज के साथ अगर रिलेट करें तो न्यू इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग नॉलेज स्ट्रक्चर, ये दोनों सेम चीज बोल रहे थे। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का बात करें तो ये कैटेगराइज और ई कैटेगराइजेशन के बारे में बोल रहे थे, लेकिन असुबेल का अगर हम देखें तो सब समर और सबजम्पशन थ्योरी जो था वो मतलब सेम ही चीज है, लेकिन ये दोनों अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर और हम देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द मॉडल डेवलप्ड बाय द टीम ऑफ रजर बीबी, evaluation, exploration, elaborate, extend, uh, explore, engage. I think you all know the step, that is engage, explore, explain, elaborate और evaluate, ये है इसका एक्चुअल सीक्वेंस। कि देखिए कि रोजर बीबी जो थे वो बोलते थे द 5E मॉडल इन इंस्ट्रक्शन includes 5 phase, that is engage, explore, explain, elaborate and evaluate. It provide a careful planned sequence of instruction
दैट प्लेस स्टूडेंट एट द सेंटर ऑफ लर्निंग। कि ये जो 5 स्टेप है ये क्या क्या करता है कि जो लर्नर जो है स्टूडेंट को एक सेंटर में रखता है और एक सीक्वेंस में क्या करता है कि लर्निंग प्रोवाइड करता है। इट एनकरेजेस ऑल स्टूडेंट टू एक्सप्लोर construct understanding of scientific concept and relate those understanding to phenomena और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम हो गया। और ये जो 5 मॉडल है ये एनकरेज करता है स्टूडेंट को ताकि वो लोग एक्सप्लोर कर सके नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके अंडरस्टैंडिंग को साइंटिफिक कंसेप्ट को और उसके साथ साथ रिलेट कर सके। अगर हम लोग हार्वर्ड का जो स्टेप है हार्वर्डियन लेसन प्लान जो बोलते हैं वहाँ 4 स्टेप हमको देखने के लिए मिलता है। प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन। प्रिपरेशन स्टेज में हम क्या करते हैं, एक टीचर क्या करता है, द टीचर ब्रिंग प्रायर एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट अवेयरनेस। कि यहाँ जो टीचर है जो प्रायर एक्सपीरियंसेस है वो स्टूडेंट को अवेयर करवाता है। प्रेजेंटेशंस के टाइम में क्या करता है कि जो न्यू एक्सपीरियंसेस है उसको इंट्रोड्यूस करता है और जो प्रायर एक्सपीरियंस है उसी के साथ वो कनेक्ट करवाता है। जनरलाइजेशन में क्या करता है, टीचर यहाँ एक्सप्लेन करता है आइडिया एंड डेवलप कॉन्सेप्ट फॉर द स्टूडेंट और उसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट है उसका डेवलपमेंट करता है किसके लिए, स्टूडेंट के लिए। एप्लीकेशंस में टीचर प्रोवाइड करता है एक्सपीरियंसेस where the student demonstrate their understanding by applying concept in new context। हो गया, जहाँ की क्या करता है कि एक टीचर स्टूडेंट को एनकरेज करता है कि ये जो कंसेप्ट जो कि पढ़ाया है उसी को नया कंटेक्स्ट में कैसे स्टूडेंट यूज कर सके। नेक्स्ट ड्यूई का अगर इंस्ट्रक्शनल मॉडल को दिखे तो ये प्रैक्टिकलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस किए थे। सेंसिंग परप्लेक्सिंग सिचुएशन हो गया, यहाँ टीचर क्या करता है, प्रेजेंट करता है एक एक्सपीरियंस को क्या वेयर द स्टूडेंट फील एंड सेंस ए प्रॉब्लम, जहाँ की स्टूडेंट उसको फील करता है और उसको सेंस करता है। क्लैरिफाइंग द प्रॉब्लम, उसके बाद टीचर क्या करता है कि स्टूडेंट को आइडेंटिफाई और फॉर्मुलेट करने के लिए प्रॉब्लम्स हेल्प करता है। नेक्स्ट टेंटेटिव हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करता है। नेक्स्ट हाइपोथेसिस का टेस्टिंग होता है। नेक्स्ट रिगोरियस टेस्ट होता है, उसको रिवाइज किया जाता है और लास्ट में सॉल्यूशन के ऊपर काम किया जाता है। अगर हम लोग हेस ऑगवंस और जो हॉफमैन का जो लर्निंग साइकिल है उसको देखें तो एक्सप्लोर द यूनिट, एक्सपीरियंस गेटिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग, एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग, ऐसे 4 स्टेप देखने के लिए मिलता है। एटकिंस कार्फलस लर्निंग अगर हम देखें, एक्सप्लोर इवेंट इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। नेक्स्ट अगर हम देखिए कंपेयर करके देखिए SCIS मॉडल और BSCS 5 इंस्ट्रक्शनल मॉडल में क्या कंपैरिजन है। यहाँ 3 स्टेप था, एक्सप्लोरेशन, इन्वेंशन, डिस्कवरी। लेकिन यहाँ आ गया क्या है, एंगेजमेंट, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लेनेशन, एलाबोरेशन, इवैल्यूएशन और 2 स्टेप नया जुड़ गया है। नेक्स्ट बिहेवियर पैटर्न दैट इंक्रीजेस इन फ्रीक्वेंसी व्हेन फॉलोड बाय ए रिवॉर्ड इज नोन एज। कि जब हम लोग कोई रिवॉर्ड प्रोवाइड करते हैं तो जब हमारा बिहेवियर पैटर्न में कोई पैटर्न का जो फ्रीक्वेंसी है उसी में जब इंक्रीज देखने के लिए मिलता है तो ये क्या है, सेपिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, जनरलाइजेशन, ऑपरेंट कंडीशनिंग। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। आप लोग को पता ही है कि जब रिवॉर्ड का बात किया जा रहा है, फ्रीक्वेंसी का बात किया जा रहा है, हो गया, बिहेवियर का बात किया जा रहा है, तब ऑपरेंट कंडीशनिंग ही होगा। हो गया कि अगर हम देखिए जो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इसी का जो ऑपरेंट लर्निंग जो है इसी का अगर हिस्ट्री को देखिए तो EL थंडाइक जो एक्सपेरिमेंट किए थे वहाँ इसका रूट दिखने के लिए मिलता। EL थंडाइक क्या किए थे कि एक केट के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किए थे एक पजल बॉक्स के थ्रू, पर केट लर्न टू एस्केप बाय ट्रायल एंड एरर टू एक्सेस फूड, ग्रेजुअली रिफाइनिंग देयर बिहेवियर। कि वहाँ क्या किया गया था कि एक हंग्री केट को रखा गया था और बाहर का क्या रखा गया था, खाना रख दिया गया था और उसी को खाने के लिए वो बार बार क्या कर रहा था, उसके अंदर डाल दिया जा रहा था। लेकिन वो ट्रायल एंड एरर के थ्रू कुछ सॉल्यूशन निकल रहा था और वो सॉल्यूशन धीरे धीरे क्या हो रहा था, एकदम रिफाइन हो रहा था। थॉर्नडाइक एक्सप्लेन दिस लर्निंग थ्रू हिज लॉज ऑफ इफेक्ट। और थॉर्नडाइक इसको उनका जो लॉज ऑफ इफेक्ट 3 जो वो एकदम फंडामेंटल लॉ दिए थे उसी के थ्रू क्या किए थे कि एक्सप्लेन किए थे और बोले थे कि दैट stating that responses followed by satisfying outcome become more likely to recur in similar situation, laying a foundation of operant principle। बहुत बार क्वेश्चन आया है, हो गया, मैं बोलूंगा बाद में कि देखिए कि जब हम लोग कोई चीज सेटिस्फाई करता है किसी प्रॉब्लम्स को
और वो सिमिलर सिचुएशंस में हम लोग जब पढ़ते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, रेपिडली हम उसको फॉलो करते हैं। और ये लॉज ऑफ इफेक्ट जो है थर्नडाइक का थ्योरी, ये थ्योरी के ऊपर ही बेस करके बना हुआ है। और एक कॉन्सेप्ट और एक लर्निंग थ्योरी, वो क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हो गया, और ऑपरेंट प्रिंसिपल हो गया। लॉज ऑफ इफेक्ट जो है ये लॉ के ऊपर कंप्लीटली बेस करके बना हुआ है, ऑपरेंट प्रिंसिपल। अगर स्किनर को देखे तो उनका रिफाइनमेंट्स वो किए थे। स्किनर एडवांस ऑपरेंट लर्निंग विद द स्किनर बॉक्स, ए चेम्बर विद ए लीवर डिलीवरिंग फूड, कि स्किनर जो थे इसको आगे लेकर के एक स्किनरियन बॉक्स वो भी डेवलप किए, ठीक है, थंडाइक का जैसे। और वहाँ क्या हो रहा था कि एक लीवर था अंदर, डिलीवरिंग फूड, एक लीवर को जब प्रेस कर रहा था तब फूड आ रहा था। उस तरह से एक्सपेरिमेंट किए थे। अलोंग प्रिसाइजली मैनिपुलेट द वेरिएबल लाइक रेस्पॉन्स फूड रेशियो एंड टाइमिंग हो गया। और यहाँ वो दिखे थे कि रेस्पॉन्स ऑफ फूड रेशियो, टाइमिंग को हो गया, ठीक सेम टू सेम ही वो जो हमारा थंडाई का जैसे किए थे, लेकिन कुछ थोड़ा सा अलग था। अगर हम लोग स्किनरियन बॉक्स को देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आया है, हो गया। तो इसी का बहुत सारे एडवांटेजेस था, जैसे कि एनेबलिंग फ्लेक्सिबल कंट्रोल और रेस्पॉन्स रिवॉर्ड रिलेशनशिप हो गया, कि एक फ्लेक्सिबल कंट्रोल्स दे रहा था, जो रेस्पॉन्स रिवॉर्ड रिलेशनशिप है उसी के ऊपर। यूजिंग रेस्पॉन्स रेट एज ए सेंसिटिव मेजर ऑफ बिहेवियर स्ट्रेंथ, की जो रेस्पॉन्स है, रेस्पॉन्स रेट है, उसी को क्या कर रहा था, यूजिंग रेस्पॉन्स रेट एज ए सेंसिटिव मेजर, की जो रेस्पॉन्स है उसी को एक सेंसिटिव मेटर की तरह क्या कर रहा था, यूज कर रहा था। फैसिलिटेटिंग रिसर्च ऑन रीइंफोर्समेंट, हिस्ट्रीज, एक्सटेंशन एंड बिहेवियर मेंटेनेंस, की ये क्या कर रहा था, फैसिलिटेट कर रहा था रिसर्च को रीइंफोर्समेंट करके, हिस्ट्रीज को, उसके साथ एक्सटेंशन के थ्रू और बिहेवियर मेंटेनेंस के थ्रू। ओके, ऑपरेंट और रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग, दो तरह का कंडीशनिंग बिहेवियर हमको देखने के लिए मिलता है, जो कि हमको स्किनर और थॉर्नडाइक का जो थ्योरी है वो हमको देखने के लिए मिलता है। स्किनर, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। स्किनर डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट बिहेवियर, एक्शन इफेक्ट दैट द एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड बाय consequences हो गया। from respondent behavior that is reflexes response to prior stimuli as studied by Pavlov हो गया, दैट इज सलेवा और वेल। कि देखिए कि ऑपरेंट बिहेवियर में क्या होता है कि एक्शन अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट, जो एक्शन को एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है और कॉन्सिक्वेंस उसको कंट्रोल करता है, क्या कॉन्सिक्वेंस उसको कंट्रोल करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेंट बिहेवियर। ये इसको याद रखना चाहिए, यहाँ से बहुत अच्छा गया है। हो गया कि ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब क्या है, कि वो सारे के सारे एक्शन जिसी को कि एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है, और जो कॉन्सिक्वेंसेस है, हो गया, वो एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो उसको कंट्रोल करता है, उसको हम लोग ऑपरेंट बिहेवियर बोलते हैं। और एक है रेस्पोंडेंट बिहेवियर। रेस्पोंडेंट बिहेवियर में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रेस्पॉन्सेस टू प्रायर स्टिमुली, कि यहाँ जो रिफ्लेक्शन है वो क्या होता है, जो प्रायर स्टिमुली है उसी के थ्रू मिलता है, जो कि हमको क्या मिलता है, देखने के लिए मिलता है, पावलोव का थ्योरी में देखने के लिए मिलता था, कि जब बेल बज जा रहा था तब वो जो कुत्ता है और डॉग है, उसका जो सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट हो जा रहा था, क्योंकि उसका जो प्रायर स्टिमुली है उसी के साथ वो रिलेट हो रहा था। रीइंफोर्समेंट जो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग का, जहाँ की आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएगा हर तरह का एग्जाम में। रीइंफोर्समेंट क्या है, दिस इज ए कोर प्रोसेस इन ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट लर्निंग टाइड टू थॉर्नडाइक्स लॉज ऑफ इफेक्ट हो गया, कि ये जो रीइंफोर्समेंट है ये थॉर्नडाइक का कौन सा लॉ के साथ रिलेटेड है, कि लॉज ऑफ इफेक्ट जो है उसी के साथ रिलेटेड है। जहाँ की क्या होता है, where a stimulus following a behavior increase the likelihood of that behavior recurring हो गया। जहाँ की एक स्टिमुलस क्या होता है, कि एक बिहेवियर को फॉलो करता है, हो गया, ये बिहेवियर इंक्रीजेस लाइकलीहुड, जो कि लाइकलीहुड है उसी को वो इंक्रीज करता है। फेवरेबल्स कॉन्सिक्वेंसेस स्ट्रेंथन बिहेवियर, और जो फेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेस होता है, यहाँ क्या करता है, वो जो बिहेवियर है उसी को स्ट्रेंथन करता है, मेकिंग इट मोर प्रोबेबल इन सिमिलर फ्यूचर सिचुएशन,
और जो सिमिलर फ्यूचर सिचुएशन में वो क्या करता है कि उसको बहुत प्रोबेबल कर देता है। हो गया। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। रीइंफोर्समेंट जो है वो अलग अलग तरह का होता है, हम लोग उसको बाद में डिस्कशन करने वाले हैं। पहले देखिए, अनइंटेंडेड रीइंफोर्समेंट, दो तरह का रीइंफोर्समेंट रहता है, इंटेंडेड और अनइंटेंडेड। इन अनइंटेंडेड में क्या होता है, रीइंफोर्समेंट इज ए नेचुरल neutrals biological process, so undesirable behavior, that is an adolescent tripping someone and getting peer laughter can also be reinforced। कि देखिए अनइंटेंडेड reinforcement मतलब कि देखिए reinforcement जो है ये एक न्यूट्रल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या, न्यूट्रल्स बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसके लिए जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है वो क्या करता है कि उसी को भी हम लोग रीइंफोर्स कर देते हैं। हो गया। और इंटेंडेड जो रहता है, जहाँ की हम लोग सिर्फ और सिर्फ, हो गया, सिर्फ और सिर्फ जो इंटेंडेड बिहेवियर है, जो डिजायरेबल बिहेवियर है, उसके ऊपर उसके लिए ही हम लोग क्या करते हैं कि रीइंफोर्स करते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इंटेंडेड रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट और रिवॉर्ड, इसी के अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहता है लोगों के अंदर। कोई कोई क्वेश्चन तो बहुत बार आया है और यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये रीइंफोर्समेंट है या रिवॉर्ड है। देखिए, through often confused reinforcement and reward differ. Reinforcement is defined by its effect on behavior, probability, not intent, unlike reward। हो गया। कि देखिए, इसी को हम लोग कैसे दिखते हैं कि उसी का बिहेवियर, उसी का इफेक्ट बिहेवियर के ऊपर क्या है, उसका हम लोग इंटेंट नहीं देखते। हो गया। रिवार्ड का जैसे, हो गया, रिवार्ड में हम लोग क्या देखते हैं कि उसका इंटेंट दिख ले, एम्प्लॉइज ऑफ द मंथ, ये क्या है, यह हम लोग क्या देख रहे हैं, इंटेंशन दिख रहे हैं, इंटेंट दिख रहे हैं। लेकिन हम लोग इंटेंट नहीं दिखते हैं। रिवॉर्ड का जो लिमिटेशन है, अगर हम देखिए, रिवॉर्ड लाइक बोनस में नॉट रीइंफोर्स बिहेवियर, कि जो बोनस होता है वो एक एम्प्लॉय को रीइंफोर्स नहीं करता है इफ दे डोंट इंक्रीज परफॉर्मेंस, especially if worker are already motivated by training और जब कि कोई अगर वर्कर है वो ऑलरेडी मोटिवेटेड है, उसको तुम बोनस दे रहे हो तो उसी में उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ये रिवॉर्ड का लिमिटेशन है। लेकिन रीइंफोर्समेंट ऐसे नहीं होता है। आप रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, अनइंटेंडेड हो, इंटेंडेड हो, दे रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब उसी में आपको कुछ बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगा या कुछ घटना आपको मतलब कम होना वो दिखने के लिए मिलेगा। ये इसका लिमिटेशन है। ओके। सब्जेक्टिव प्लेजर मिसकंसेप्शंस, कोई कोई बोलते हैं कि ये प्लेजर जो है वो क्या है, रीइंफोर्समेंट है, और रीइंफोर्समेंट प्लेजर प्रोवाइड करता है कि, लेकिन ऐसा है नहीं। रीइंफोर्समेंट डज नॉट ऑलवेज इन्वॉल्व प्लेजर। while eating ice cream might feel good, it is the behavior increase that define reinforcement, not the feeling। हो गया। कि देखिए, रीइंफोर्समेंट जो है वो हर वक्त प्लेजर के साथ इन्वॉल्व नहीं रहता है। जब आप कोई आइसक्रीम खा रहे हैं, आपको आइसक्रीम खाने के बाद क्या लगता है कि बहुत अच्छा लगता है, और ये जो है ये क्या है, इट इज द बिहेवियर इंक्रीज दैट डिफाइन रीइंफोर्समेंट। ये जो चीज है ये क्या है, ये बिहेवियर में जो इंक्रीज दिखने के लिए मिला वो है रीइंफोर्समेंट। आपको जो फील हो रहा है वो आइसक्रीम खा लिए अच्छा लग रहा है, ये अच्छा चीज, अच्छा जो लग रहा है वो रीइंफोर्समेंट नहीं है। जो आपको प्लेजर मिल रहा है वो इन रीइंफोर्समेंट नहीं है। रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि आपका बिहेवियर में कितना चेंजेस आया है। हो गया। बिहेवियर में क्या इंक्रीज देखने के लिए मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। ये बेसिक डिफरेंस, प्लेजर हर वक्त रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता। एक मिसकंसेप्शन रहता है कि नहीं, अगर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड किया जा रहा है मतलब प्लेजर मिलेगा, ऐसा नहीं है, हर वक्त ऐसा नहीं होता। अगर आप पनिशमेंट को दिखे तो वो तो एक अलग चीज है, छोड़िए। नेक्स्ट, नॉन प्लेजरेबल रीइंफोर्समेंट की, ये रीइंफोर्समेंट जो होता है कुछ कुछ नॉन प्लेजरेबल होता है। एक्टिविटीज लाइक वाचिंग टीवी, reruns of talking to rude friends may not be enjoyable, yet if they persist, they likely function as a reinforce by sustaining the behavior। ओके, ये क्या है, ये नॉन प्लेजरेबल बिहेवियर है। नेक्स्ट, बिहेवियरल इम्पैक्ट को अगर हम देखें, reinforcement की फीचर इट्स एबिलिटी टू रेज the future probability of a behavior
regardless of whether the individual perceives the consequences as a reward। हो गया कि देखिए reinforcement का जो एक की फीचर रहता है वो क्या है, इट्स एबिलिटी टू रेज द फ्यूचर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बिहेवियर, कि फ्यूचर्स में उस तरह का बिहेवियर को प्रोड्यूस कितना दूर तक कर पाएगा, कितना एबिलिटी है, ये एक इसका की फीचर है। regardless of whether the individual perceives the consequences or as rewarded, कि बाद में उसको रिवॉर्ड मिल रहा है या कुछ कॉन्सिक्वेंस, वो बिना सोचे समझे वो फ्यूचर्स में कितना दूर तक उसका जो बिहेवियर है वो हमको देखने के लिए मिल सकता है, उसका एबिलिटी क्या है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि बिहेवियरल इम्पैक्ट रीइंफोर्समेंट का बोलते हैं। अगर हम लोग देखिए न्यूट्रल प्रोसेस, हम लोग पहले से बोल चुके हैं कि रीइंफोर्समेंट जो होता है एक बायोलॉजिकल चीज है और ये न्यूट्रल रहता है। Reinforcement offered objectively driven by outcome rather than subjective value or intent, कि देखिए ये reinforcement जो है, क्वेश्चन आया है ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, ये कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव है। क्या ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिवली ये काम करता है, ड्रिवन बाय आउटकम्स रेदर देन सब्जेक्टिव वैल्यू और इंटेंट। या हम लोग सब्जेक्टिव एस्पेक्ट जैसे कि वैल्यू इंटेंट इसी के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, यहाँ हमारा क्या रहता है कि ऑब्जेक्टिव रहता है। हो गया, उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाईलाइटिंग इट्स ब्रॉडर एप्लीकेबिलिटी टू द बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हो गया कि यह पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव बिहेवियरल चेंजेस, नेगेटिव बिहेवियरल चेंजेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कोई सब्जेक्टिव एस्पेक्ट, इंटेंशंस और वैल्यू वाला चीज नहीं होता है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है उसको हम लोग सिर्फ दिखते हैं और ऑब्जेक्टिवली हम लोग रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। और ये रीइंफोर्समेंट का टाइप दिखे तो बेसिकली टू टाइप देखने के लिए मिलता है, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, दिस टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग स्टिमुलस दैट इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ ए बिहेवियर, कि यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं जो कि जो लाइकलीहुड है हमारा बिहेवियर को, हो गया बिहेवियर का री अकरेंस का, उसी को इंक्रीज करता है। लेकिन नेगेटिव इन्फोर्समेंट क्या होता है, दिस इन्वॉल्व रिमूविंग एन एवर्सिव स्टिमुली, यहाँ एक एवर्सिव स्टिमुली जो है उसी को हम लोग क्या करते हैं कि रिमूव करते हैं, ताकि जो हमारा बिहेवियर है उसी का प्रोबेबिलिटी बढ़ सके। ओके, उसी का प्रोबेबिलिटी बढ़ सके। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कैन मेंटेन अनडिजायरेबल एक्शन लाइक ए चाइल्ड। ओके, ये छोड़िए कि कॉन्सेप्ट ये है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम लोग कुछ स्टिमुलस को ऐड करते हैं ताकि जो लाइकलीहुड है हमारा बिहेवियर का उसका रीअकरेंस हो सके। और एक बार नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या करते हैं कि यहाँ ऐसा कुछ एवर्सिव स्टिमुली रहता है हमारा बिहेवियर में है, हो गया हमारा सराउंडिंग में है, जिसको कि हम लोग रिमूव कर देते हैं ताकि हमारा जो लाइकलीहुड है अब हमारा बिहेवियर का उसी का रीअकरेंस हो सके। देखिए मोटो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि रीअकरेंस ऑफ लाइवलीहुड ऑफ बिहेवियर। ओके, वो पॉजिटिवली हो सकता है, नेगेटिवली हो सकता है। पॉजिटिवली कैसे हो सकता है, जब हम लोग कुछ स्टिमुलस को ऐड कर रहे हैं तब पॉजिटिव वे में हो रहा है, लेकिन जब हम लोग कुछ विथड्रॉ कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव reinforcement कैन ब्लर as seen when opening a window in a hot room could be reinforced by fresh air पॉजिटिव एंड रिलीफ फ्रॉम सफिनेस नेगेटिव। कि देखिए ये एक बहुत ही सिंपल है कि जो डिस्टिंक्शन है, डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ये ब्लर रहता है। कि आप इमेजिन कि आप एक रूम में हैं, हो गया, व्हाइल ओपनिंग ए विंडो इन ए हॉट रूम, एक रूम में है जहाँ की बहुत गर्मी है, और आपको जब फ्रेश एयर, हो गया, प्रोवाइड किया जा रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन जब आपको रिलीफ फ्रॉम सफिनेस, जब सफोकेशन से आपको रिलीव किया जा रहा है, हो गया, एक रूम है जहां आप, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा रूम बहुत गर्म है, तो मेरे को जब एक एसी लगा दिया जाएगा, हो गया, फ्रेश एयर प्रोवाइड किया जाएगा, कूल वॉल प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये क्या है, एक रीइंफोर्समेंट है। तो ये क्या करता है कि मेरा जो लाइकलीहुड ऑफ बिहेवियर है उसको रिपीट करेगा। या क्या करना पड़ेगा, रिलीफ फ्रॉम सफिनेस, कि मैं बाहर चला जाऊंगा, क्या जो सफिनेस है उसको मैं क्या करूंगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं कि नेगेटिव से लेते हैं, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। द की इज दैट ए रीइंफोर्सिंग चेंज इन स्टिमुलस अकर स्ट्रेंथनिंग द बिहेवियर।
हो गया कि ये पॉजिटिव हो नेगेटिव को कुछ मतलब ही नहीं है, लेकिन यहाँ क्या होता है, जो बिहेवियर है उसी का हम लोग स्ट्रेंथनेस हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट एक कंसेप्ट है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या है? इट इज नेचुरल डिक्रीज इन बिहेवियर व्हेन इट नो लॉन्गर रिसीव रीइंफोर्समेंट, कि जब कोई बिहेवियर को लॉन्ग टाइम के लिए कोई भी रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता, हो गया, वो नेचुरली डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है, नेचुरली वो बिहेवियर डिक्रीज हो जाता है। और ये जो चीज है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। क्या बोला आप एक बार सुनिए, कि जब कोई बिहेवियर जब कोई बिहेवियर को लंबा समय लॉन्ग टाइम्स के लिए जो रीइंफोर्समेंट है वो नहीं मिलता है, वो क्या हो जाता है कि जो बिहेवियर है वो नेचुरली डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि एक्सटेंशन बोलते हैं। लेकिन शोइंग दैट रीइंफोर्समेंट इफेक्ट आर नॉट परमानेंट, लेकिन ये जो है ये क्या करता है, ये शो करता है कि जो रीइंफोर्समेंट का जो इफेक्ट है वो परमानेंट नहीं रहता, वो कुछ टाइम के लिए रहता है। अगर आप रेगुलरली प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो रहेगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो वो धीरे 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 डिक्रीज होता जाएगा। ये जो कंसेप्ट है ये है एक्सटेंशन। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखिए तो इंटरमीडिएट मीडियन रीइंफोर्समेंट, फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट, फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल, हो गया, इफेक्ट रेशियो शेड्यूल्स, वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल, ये वेरिएबल रेशियो शेड्यूल, मल्टीपल शेड्यूल्स, कॉन्करेंट शेड्यूल, ह्यूमन रिसर्च चैलेंजेस, हो गया, ये कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ टाइम आई कैंट एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट व्हाट इज गिवन रिटन इन फॉर ऑपरेंट कंडीशनिंग। ओके, लेकिन ये सब चीजें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेनिंग क्या है, उसके साथ साथ फॉरवर्ड चेनिंग क्या है, बैकवर्ड चेनिंग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Which of the following dimensions are not included in information quality? Information quality, system quality, service quality, user satisfaction, user's readiness, need of the services. So the answer of this question is option C, that is 2 and 6 is means system quality and need of the services. See, which one of the four creative common condition is always included in a share alike license? Attribution, non-derivatives, attributions, repeated option considering revising, and non-commercial. So the answer of this question is option C, that is attribution, repeated option considering revising. Okay, कि इनमें से कौन सा क्रिएटिव कॉमन जो है वो क्या बोलता है, which is always included in a share alike. शेयर alike मतलब अब जैसा है वैसा ही शेयर कीजिए, वो है एट्रीब्यूशंस बी वाई जो रहता है। ओके, उसी में हम लोग शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो है वो चीज को हम लोग शेयर कर सकते हैं। देखिए अलग अलग तरह का रहता है शेयर। जो सीसी बाय जो बोलते हैं, ये क्या है, ये एक लाइसेंस है जो कि रीयूज करने का हमको लाइसेंस प्रोवाइड करता है। रीयूज टू डिस्ट्रीब्यूट, रिमिक्स एंड एडप्ट एंड बिल्ड अपॉन द मटेरियल इन एनी मीडियम और फॉर्मेट, की उसी में हम लोग कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। हो गया, लेकिन यहाँ क्या रहता है, जो क्रेडिट है वो क्रिएटर को मिलना चाहिए। हो गया, ऐसा रहता है। सिर्फ यहाँ अगर क्रेडिट देकर आप साइटेशंस करके आप यूज कर सकते हैं। सीसी बाय ऐसे जो यहाँ रहता है कि इसी में भी आप सब कुछ कर सकते हैं। लाइसेंस एनेबल रीयूजर टू डिस्ट्रीब्यूट, रिमिक्स, एडप्ट एंड बिल्ड अपॉन द मटेरियल in any medium format so long as attribution is to be creator. The license allow the commercial uses। और ये जो सीसी बाय ऐसे रहता है ये कुछ के लिए भी आप कर सकते हैं। लेकिन if you are if remix, adapt or build upon the material you must license the modified material under identical term। लेकिन अगर कुछ इसी में आप चेंजेस किए हैं तो वो आइडेंटिकल टर्म के थ्रू क्या करना चाहिए कि वो लाइसेंस प्रोवाइड करना चाहिए। और यहाँ भी आपको क्रिएटर को क्रेडिट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और एडेप्टेशन मस्ट बी शेयर अंडर द सेम टर्म, और उसके साथ वही सेम टर्म में आपको क्या करना पड़ेगा, एडेप्टेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। सीसी बाय एनसी जो रहता है यहाँ क्या होता है, द लाइसेंस एनेबल रीयूजर टू डिस्ट्रीब्यूट, रिमिक्स, एडप्ट एंड बिल्ड अपॉन द मटेरियल इन एनी मीडियम। और यहाँ भी आपको सब कुछ करने के लिए अलाउ करेगा, लेकिन ये कॉमर्शियल पर्पस के लिए आप यूज नहीं कर सकते, नॉन कॉमर्शियल पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं। एंड ओनली सो लॉन्ग एज एट्रीब्यूशन इज गिवन टू द क्रिएटर। ओके,
और ये जो है आपको यहाँ क्रिएट मीडियम मस्ट क्रिएटर मस्ट बी, जो क्रेडिट जो है वो क्रिएटर को देना पड़ेगा, और ये कमर्शियल्स के लिए यूज नहीं हो सकता, सिर्फ नॉन कमर्शियल पर्पस में आप यूज कर सकते हैं। एसएससी बाय एनसी ऐसे ये जो होता है, यहाँ जो री यूजर होता है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, रिमिक्स कर सकता है, एडाप्ट कर सकता है, बिल्ड कर सकता है द मटेरियल इन एनी मीडियम और एनी फॉर्मेट फॉर नॉन कमर्शियल पर्पस। ये भी नॉन कमर्शियल पर्पस में आप यूज कर सकते हैं। एंड ओनली सो लॉन्ग आज एट्रीब्यूशन इज गिवन टू द क्रिएटर। इफ यू रिमिक्स, एडाप्ट एंड रिबिल्ड द मटेरियल, यू मस्ट लाइसेंस द मॉडिफाइड मटेरियल। हो गया कि अगर कोई आपको चेंजेस किए हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। हो गया कि देखिए यहाँ आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, कमर्शियल्स में यूज नहीं कर सकते, एडेप्टेशन मस्ट बी शेयर अंडर द सेम टर्म्स, और सेम टर्म्स में आपको एडेप्टेशन करना पड़ेगा, आप कुछ नया टर्म उसके लिए यूज नहीं कर सकते। सीसी बाय एनडी, यहाँ जो यूजर रहता है, रीयूजर रहता है, उसको कॉपी कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। हो गया, लेकिन यहाँ आपको एडिट नहीं कर सकते, रिमूव रिमिक्स भी नहीं कर सकते। हो गया, क्रेडिट तो आपको देना पड़ेगा। नो डेरिवेटिव और एडेप्टेशंस इज द वर्क इज परमिटेड, यहाँ आप इधर उधर का कोई चीज कर नहीं सकते, रिमिक्स, एडिट फेडिट कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप कॉपी कर सकते हैं। हो गया, सीसी बाई एनसी बाई एनटी, ये जो है यहाँ जो यूजर रहता है, जो यूजर रहता है उसको कॉपी और डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा कोई भी मीडियम्स में, कोई भी फॉर्मेट में। हो गया, लेकिन यहाँ कमर्शियल्स पर्पज के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते। हो गया, ये है सीसी बाई एनसी एनटी। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीईआरटी? Programs Ensuring Research Technique, Programs Evaluation and Review Technique, Program Enhancement and Review Technique, Programs Effective Research Theory. So the answer of this question is option B, that is Program Evaluation and Review Technique. देखिए, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक ये क्या है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी है। हो गया, जिसी के थ्रू की हमको हेल्प मिलता है प्लानिंग करने में, शेड्यूलिंग करने में, कोऑर्डिनेट करने में कोई भी टास्क को। और ये जो है, ये पार्टिकुलरली जो प्रोजेक्ट है, ओके, ऑन जहाँ की अनसर्टन टाइमलाइन रहता है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। और ओरिजिनली अगर इसी का जो ओरिजिन है उसको दिखे तो 1950 की तरफ इसी को यूएस नेवी जो है, ओके, वो जो मिसाइल प्रोजेक्ट के लिए इसको वो यूज किया था, और उसी टाइम से ही ये पॉट जो है वो वाइडली अक्रॉस द कंट्री यूज किया जा रहा है। अगर हम लोग को पर्ट का कैसे काम करता है उसको हम देखें तो पर्ट जो है वो एक नेटवर्क डायग्राम्स के थ्रू काम करता है, और यहाँ हमको 3 तरह का टाइम एस्टिमेट देखने के लिए मिलता है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा टाइम्स के बारे में और कौन सा टाइम्स ये पर्ट से रिलेटेड नहीं है। हो गया, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। हो गया, तो आपको याद रखना चाहिए ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली टाइम। ऑप्टिमिस्टिक में क्या होता है कि यहाँ जो ये द शॉर्टेस्ट टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क अंडर आइडियल कंडीशन, कि एक आइडियल कंडीशंस में जो सबसे छोटा टाइम रिक्वायर है एक काम को करने के लिए, उसी को हम लोग ऑप्टिमिस्टिक टाइम बोलते हैं। पेसिमिस्टिक टाइम क्या बोलते हैं, क्या उसका उल्टा, कि लॉन्गेस्ट टाइम द टास्क माइट टेक इफ सिग्निफिकेंट ऑब्स्टैकल अराइज, कि देखिए कि एक आइडियल कंडीशन में कितना टाइम्स मिनिमम टाइम में उसको हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, वो है ऑप्टिमिस्टिक। लेकिन पेसिमिस्टिक मतलब उसका उल्टा, कि जब हमारे पास एक ऑब्स्ट्रक्टल्स फुल कंडीशन है, ओके, एनवायरनमेंट है, तो ये टास्क को और एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम हमको कितना दिन लग सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पेसिमिस्टिक। वहाँ शॉर्टेस्ट, यहाँ लॉन्गेस्ट टाइम, वहाँ एकदम आइडियल कंडीशन है, यहाँ आपको एब्स्ट्रैक्टल फुल कंडीशन है। हो गया, तो ये डिफरेंस है ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक के अंदर। और मोस्ट लाइकली टाइम, और मोस्ट लाइकली टाइम मतलब मीडियम, द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ टास्क ड्यूरेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन। एक नॉर्मल कंडीशंस में वो टास्क को आप कितना दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, कितना टाइम के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट लाइकली टाइम। हो गया, मोस्ट लाइकली टाइम। और इसी को ये तीनों चीज़ों से, तीनों टाइम से हम लोग क्या कर सकते हैं, टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड टाइम्स। एक्सपेक्टेड टाइम्स जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, टीई बोलते हैं। यहाँ रहता है O+4M+P, कि एक ऑप्टिमिस्टिक टाइम, उसके साथ साथ 4 गुना आपको पेसिमिस्टिक टाइप हमारा मोस्ट लाइकली टाइम लेते हैं, और एक
क्या रहता है कि हमारा पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6। यहाँ जो 4m रहता है, कंपोनेंट गिव्स मोर वेट टू द मोस्ट लाइकली एस्टिमेट। हो गया, ये मोस्ट लाइकली एस्टिमेट को ये ज़्यादा करके वेटेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि एंश्योर हो सके ये रियलिस्टिक बैलेंस बिटवीन ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक, कि ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक को बैलेंस करने के लिए ही यहाँ 4 गुना क्या एम्फसाइज प्रोवाइड किया जाता है कि मोस्ट लाइकली टाइम को। नेक्स्ट अगर हम लोग इसका स्टेप देखिए तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले टास्क को, उसके बाद डिटरमाइन करना पड़ेगा डिपेंडेंसीज को, किस किस कौन कौन सा चीज हमको चाहिए, कौन कौन सा सब टास्क हमको चाहिए। ओके, किसी किसी के ऊपर हमारा टास्क डिपेंडेंट है, वो सबको डिटरमाइन करना पड़ेगा। उसके बाद एक और चार्ट हमको बनाना पड़ेगा, एक नेटवर्क ऑफ डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा, जो कि डिफरेंट डिफरेंट नॉड के थ्रू एक दूसरे से या एरो के थ्रू क्या हो रहा होगा कि वो लिंक हो रहा होगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग को एस्टिमेट करना पड़ेगा टाइम ड्यूरेशन ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक, वो तीनों को हम लोग को डिटरमाइन करना पड़ेगा। उसके बाद हमको क्रिटिकल पाथ जो है हो गया वो डिफाइन करना पड़ेगा, और उसके जो बात करना पड़ेगा एनालाइज एंड एडजस्ट। अगर फट का एडवांटेजेस को देखें तो ये इफेक्टिवली हम लोग अनसर्टेनिटी जो टाइम रहता है कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उसी को हम लोग क्या करते हैं कि मैनेज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं क्रिटिकल पाथ यहाँ, और फैसिलिटेट कर पाते हैं कि जो डिटेल्स लाने के उसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम देखिए पाथ जो है ये हर वक्त कंपेयर किया जाता है क्रिटिकल पाथ मेथड्स के थ्रू और क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट के थ्रू। ओके, लेकिन इसी के अंदर जो की डिफरेंस है वो क्या है, सीपीएम जो है वो डिटर्मिनिस्टिक टाइम को एस्टिमेट करता है, लेकिन पाथ जो है वो प्रोबेबिलिस्टिक टाइम को, बार क्वेश्चन पूछा गया है सीपीएम रिलेटेड टू डिटर्मिनिस्टिक टाइम एस्टिमेट, लेकिन पाथ रिलेटेड टू प्रोबेबिलिस्टिक टाइम एस्टिमेट। हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये उसका की डिफरेंसेस है कि देखिए प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक इसका फुल फॉर्म है, उसका क्रिटिकल पाथ मेथड यहाँ ये फोकस करता है टाइम एस्टिमेशंस के ऊपर एक अनसर्टेनिटी कंडीशन में, लेकिन सीपीएम्स जो है वो फोकस करता है टाइम एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। अगर हम लोग फॉर्ट को देखिए तो यहाँ ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली टाइम आपको मिल जाएगा, लेकिन सीपीएम्स में एक सिंगल डिटर्मिनिस्टिक टाइम एस्टिमेट हमको देखने के लिए मिलता है। फॉर्मूला को देखिए तो O प्लस 4M प्लस P/6 हमको फर्क में देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ कोई फॉर्मूला होता नहीं है, ये प्रोबेबिलिस्टिक होता है पट, लेकिन ये क्या होता है डिटर्मिनिस्टिक होता है। ओके, लेकिन इसका अगर फादर को अगर हम देखिए तो यूएस नेवी जो है वो उसको माना जाता है फादर क्वार्ट को, लेकिन सीपीएम जो है उसको मॉर्गन आर वॉलकर हो गया और जेम्स केली जूनियर जो है उनको हम लोग इसका फाउंडर मानते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट comprises 4 dimension, which of the following is the correct set? Humanized, implication oriented, people oriented, result oriented, rule oriented, people oriented, innovation oriented, result oriented, rule oriented. So the answer of this question is option D, that is innovation oriented, result oriented, rule oriented. ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का बात करें तो इसका मतलब क्या है कि ये एक कंडीशन है, रेफर्स टू द कलेक्शंस ऑफ परसेप्शन, कि ये एक कलेक्शन ऑफ परसेप्शन, एटीट्यूड एंड एक्सपीरियंस ऑफ एम्प्लॉय, कि एक एम्प्लॉय जो होते हैं उनका परसेप्शन, एटीट्यूड, एक्सपीरियंस का एक कलेक्शन है, जो कि क्या करता है द वर्क एनवायरनमेंट विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक एनवायरनमेंट के अंदर हमको देखने के लिए मिलता है। इट एनकम्पासेस द साइकोलॉजिकल एंड सोशल एटमॉस्फेयर दैट इन्फ्लुएंस एम्प्लॉइज मोटिवेशन, सेटिस्फेक्शन एंड परफॉर्मेंस। और ये क्या करता है कि जो हमारा एम्प्लॉई है हो गया उनको ये इफेक्ट करता है, उनका मोटिवेशन, सेटिस्फेक्शन, परफॉर्मेंस के ऊपर ये क्या करता है ये एम्फसाइज करता है और इन्फ्लुएंस करता है। सम स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, सिलेक्ट which which is incorrect. Educational management involves making strategic decision. Educational management coordinate and direct the human resource to meet the goal. Educational administration involves making operational decision. Educational administration only review the goal of education. So the answer of this question is option D, that is educational administration only review the goal of education. This is not correct statement.
ओके। लेकिन अगर हम लोग एजुकेशनल मैनेजमेंट को देखें तो यहाँ हम लोग इसके थ्रू, एजुकेशनल मैनेजमेंट के थ्रू ही हम लोग स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेते हैं। एजुकेशनल मैनेजमेंट को देखिए तो यहाँ क्या होता है, कोऑर्डिनेट एंड डायरेक्ट द ह्यूमन रिसोर्सेज। इसी के थ्रू ही हम लोग जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसी को कोऑर्डिनेट करते हैं, उसी को डायरेक्ट करते हैं, ताकि जो हमारा गोल है उसको हम लोग मीट कर सकें। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी के साथ इन्वॉल्व रहता है, जो ऑपरेशनल डिसीजन है उसी के साथ क्या रहता है, इन्वॉल्व रहता है। अगर हम लोग मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को देखिए तो ये मैनेजमेंट क्या है, ये एक प्रोसेस है जहाँ की हम लोग प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, लीडिंग करते हैं, कंट्रोल करते हैं जो रिसोर्स है उसको, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है, उसी को अचीव किया जा सके। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि यहाँ हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी जो है उसको सेटिंग करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फ्रेमवर्क बनाते हैं। ओके। लेवल अगर हम तो देखिए तो ये मिडिल और लोअर लेवल्स में देखने के लिए मिलता है मैनेजमेंट, लेकिन ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हायर लेवल्स, टॉप लेवल से ये एडमिनिस्टर होता है। फोकस जो होता है वो एग्जीक्यूट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, जो प्लान है उसका एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस करता है मैनेजमेंट, लेकिन फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव जो है उसी के ऊपर फोकस करता है एडमिनिस्ट्रेशन। स्कोप को देखिए तो मैनेजमेंट में बहुत नैरो रहता है, सिर्फ यहाँ हम लोग डील करते हैं स्पेसिफिक टास्क एंड ऑपरेशंस, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, ये बहुत ब्रॉडर रहता है। हो गया, ये डील करता है हर तरह का जो चीज, ओवरऑल डायरेक्शन एंड स्ट्रक्चर। अथॉरिटी को अगर हम देखिए तो डेरिवेड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशनल अथॉरिटी, यहाँ आपको ऑपरेशनल अथॉरिटी दिखने के लिए मिलेगा मैनेजमेंट में, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ये हाईएस्ट अथॉरिटी इसके पास रहता है, डिसीजन मेकिंग पावर भी इसके पास रहता है। की फंक्शन का बात करें तो डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग, सुपरवाइजिंग स्टाफ, ये मैनेजमेंट में देखने के लिए मिलता है। एडमिनिस्ट्रेशन में प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन ये देखने के लिए मिलता है। ओके। नेक्स्ट अगर हम देखिए सेटिंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, बिल्डिंग फोकसेस ऑन द creation or expansion of institution and the technical skill for operating them. Along with that, the most important one is transparency, integrity, resource, public accountability. So the answer of this question is option B, that is integrity. Next, leader member exchange theory consists of 4 stages of sequence, selecting the option showing correct sequence. ओके, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी एक लीडरशिप थ्योरी है। रूल मेकिंग, लीडरशिप मेकिंग, रूल टेकिंग, टीम मेकिंग, टीम मेकिंग, रूल मेकिंग, रूल टेकिंग, लीडरशिप मेकिंग, रूल मेकिंग, रूल टेकिंग, रूल मेकिंग, लीडरशिप मेकिंग, टीम मेकिंग, टीम मेकिंग, रूल मेकिंग, रूल टेकिंग, रूल मेकिंग, लीडरशिप मेकिंग. So the answer of this question is option C, that is rule taking, rule making, लीडरशिप मेकिंग, टीम मेकिंग. देखिए एक इंडक्टिव वे में क्या है कि पहले क्या है, स्पेसिफिक टू जनरल वे में क्या है, पहले रोल को टेक किया है, उसके बाद रोल को मेक किया है, उसके बाद लीडरशिप मेक किया है, उसके बाद टीम को मेक किया है. ये इसका अप्रोप्रिएट क्या है कि सीक्वेंस है, पहले रोल टेकिंग, रोल मेकिंग, लीडरशिप मेकिंग, टीम मेकिंग. लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी का बात करें तो ये एक लीडरशिप थ्योरी है, ओके, जहाँ के लीडर को क्या किया जाता है, फॉर लीडर्स एस्टेब्लिश हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी रिलेशनशिप विद देयर सबऑर्डिनेट. कि देखिए यहाँ जो लीडर होते हैं वो हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी का रिलेशनशिप उनका सबऑर्डिनेट के साथ एस्टेब्लिश करते हैं, और ये जो है ये क्या करता है, लीड टू इंक्रीज एफर्ट एंड लॉयल्टी इन हाई क्वालिटी एक्सचेंज. हो गया, ये लीड करता है इंक्रीज को, एफर्ट का इंक्रीज को, और लॉयल्टी इन हाई क्वालिटी एक्सचेंज. विथ लो क्वालिटी एक्सचेंज इन्वॉल्व्स मिनिमल एफर्ट, रिलायंस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. कि अच्छा रिलेशनशिप है तो अच्छा हाई क्वालिटी एक्सचेंज के ऊपर वो लीड करता है. लो क्वालिटी अगर आपके एक्सचेंज है तो आपका जो मिनिमल्स हमको देखने के लिए मिलता है रिलेशनशिप. लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी जो है इसको ओरिजिनली वर्टिकल डेड लिंकेज अप्रोच बोला जाता है. बहुत बार क्वेश्चन आया है कि इसको इनिशियली क्या बोला जाता था, वर्टिकल डेड लिंकेज अप्रोच बोला जाता है. LMX थ्योरी भी बोला जाता है, जो कि रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करता है, सबऑर्डिनेट और लीडर के ऊपर. इन ग्रुप आउट ग्रुप, यहाँ 2 ग्रुप देखने के लिए मिलता है और उनके अंदर वो रिलेशनशिप मेंटेन होता है. स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप क्या रहता है, रोल टेकिंग, रोल मेकिंग, रोल रूटिनाइजेशन, जो हम लोग पढ़े हैं, रोल टेकिंग, रोल मेकिंग, लीडरशिप मेकिंग, उसके बाद टीम मेकिंग, ऐसे करके 4 स्टेप हमको देखने के लिए मिलता है. लेकिन एक रोल रूटिनाइजेशन से जो है वहाँ रोल हमारा जो लीडरशिप मेकिंग और टीम मेकिंग चला आता है. लीडर मेंबर्स एक्सचेंज को अगर हम देखिए
तो वो जॉब सेटिस्फेक्शन और परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा करके फोकस करता है। और इसी का इम्प्लीकेशंस को अगर हम देखें तो ये एनकरेज करता है पर्सनलाइज्ड लीडरशिप को, फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय को। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड लीडरशिप थ्योरी? ट्रांजैक्शनल लीडरशिप थ्योरी, ट्रेडिशनल लीडरशिप थ्योरी, कंटीजेंसी लीडरशिप थ्योरी, charismatic leadership theory. So the answer of this question is option B, that is traditional leadership theory. अगर हम देखिए, बहुत सारी तरह का थ्योरी है, ट्रेडिशनली बहुत सारी तरह का थ्योरी है, लेकिन एक थ्योरी है जिसको हम लोग बोलते हैं बिग 5 पर्सनालिटी फैक्टर। यहाँ से क्वेश्चन आया है, हो गया, बहुत बार आया है, नेट में आता है, सेट में आता है, हर तरह का क्वेश्चन में आता है। वो कौन कौन सा है बिग 5 फैक्टर? वो है न्यूरोटिसिज्म, एक्स्ट्रावर्जन्स, ओपननेस, एग्रीबलनेस एंड कॉन्सेंसियसनेस। ये जो है, ये है वो बिग 5 फैक्टर ऑफ पर्सनालिटी है जो कि लीडर को डिफाइन करता है। नेक्स्ट, ब्लैक एंड मोर्टन्स जो मैनेजरियल ग्रेड थ्योरी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। हो गया, ये दो चीज के ऊपर एम्फसाइज किए थे, एक कंसर्न फॉर पीपल्स जहाँ की रिलेशनशिप के ऊपर हम लोग दिख रहे थे, और दूसरा वाला है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन जहाँ के हम लोग टास्क के ऊपर डील कर रहे थे। और ये इनको 5 तरह का लीडरशिप इनके हिसाब से है। एक पहला जो आता है वो है कंट्री क्लब मैनेजमेंट, दूसरा क्या होता है टीम मैनेजमेंट, तीसरा अथॉरिटी कॉम्प्लिकेटेड मैनेजमेंट, इम्प्रोवाइज्ड और मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट। कि देखिए, जब रिलेशनशिप हाई रहता है लेकिन जो टास्क है, वो रिजल्ट ऑफ कंसर्न्स जो है, प्रोडक्शन जो है, वो जब कम रहता है, तब उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कंट्री क्लब मैनेजमेंट। ये क्या रहता है? थॉटफुल अटेंशन टू द नीड ऑफ द पीपल। यहाँ हम लोग जो लोगों का जो नीड है उसी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करते हैं। हो गया, और एक कंफर्टेबल फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशनल एटमोस्फियर हमको यहाँ देखने के लिए मिलता है। लेकिन जहाँ दोनों कम रहता है, ना रिलेशनशिप अच्छा रहता है, ना टास्क अच्छा रहता है, और प्रोडक्शन अच्छा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट। यहाँ क्या होता है? एक्सरशंस ऑफ मिनिमम एफर्ट टू गेट रिक्वायर्ड वर्क। यहाँ दोनों कम रहता है, दोनों हाई जहाँ रहता है उसको हम लोग टीम मैनेजमेंट बोलते हैं। कि वर्क एकम्प्लिशमेंट इज फ्रॉम कमिटेड पीपल यहाँ दिखने के लिए मिलते हैं, और जो इंटरडिपेंडेंस है वो दिखने के लिए हमको मिलता है। लेकिन जहाँ टास्क ज़्यादा रहता है और रिलेशनशिप कम रहता है, उसको हम लोग अथॉरिटी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लियंस मैनेजमेंट बोलते हैं। और यहाँ एफिशिएंसी इन ऑपरेशंस रिजल्ट फ्रॉम, की जो यहाँ जो लीडर आते हैं वो बहुत ही एफिशिएंट होते हैं, लेकिन उनका जो रिलेशनशिप है वो उतना अच्छा नहीं रहता। मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट जो है, ये एडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्म है, जहाँ की हर तरह का चीज हमको देखने के लिए मिलता है, हर तरह का क्वालिटी हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, जिसको हर्सेन ब्लांचार्ड जो है वो उनको इसका फादर माना जाता है। वो 4 तरह का लीडरशिप स्टाइल का मैं बारे में बोले थे, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग, डेलीगेटिंग। हो गया क्या? टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग, इसे और डेलीगेटिंग, ऐसे करके हम लोग इसी को बोल देते हैं। 4 तरह का दिए थे। जब ज्यादा एकदम ज्यादा रहता है, लीडर प्रोवाइड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन एंड क्लोजली सुपरवाइज टास्क यूज्ड। हो गया कि दोनों ज्यादा जब रहता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेली। हो गया, रिलेशनशिप सपोर्टिव बिहेवियर और डायरेक्टिव बिहेवियर जब रहता है, हाई डायरेक्टिव एंड हाई सपोर्टिव बिहेवियर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेली। और उसको कोचिंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट, जहाँ कम रहता है दोनों, उसको हम लोग बोलते हैं डेलीगेटिंग। जहाँ टास्क हाई रहता है, रिलेशनशिप कम रहता है, उसको डायरेक्टिंग। और जहाँ रिलेशनशिप अच्छा रहता है लेकिन टास्क कम रहता है, उसको हम लोग सपोर्टिंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखिए तो द पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडर रॉबर्ट हाउस जो है वो प्रोवाइड किए थे। हो गया, इसी का कुछ ये कंपोनेंट है, जैसे कि पहले लीडर बिहेवियर, डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव, अचीवमेंट ओरिएंटेड, उसके साथ साथ उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद उसका टास्क, और उसके बाद उसका जो मोटिवेशन देखने के लिए मिलता है, और गोल प्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। पाथ गोल लीडरशिप थ्योरी जो है डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव, अचीवमेंट ओरिएंटेड देखने के लिए मिलता है। डायरेक्टिव जो होता है वो वहाँ गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर उसका सही रहता है। सपोर्टिव जो है प्रोवाइड्स नटरेंस, और पार्टिसिपेटिव जो है वो इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिलता है। और जो अचीवमेंट ओरिएंटेड है वहाँ चैलेंजिंग टास्क हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ओके, डायरेक्टिव जो होते हैं वो डॉगमेटिक और अथॉरिटेरियंस होते हैं। सपोर्टिव वाला अनसैटिस्फाइड नीड्स, एफिलिएशन, नीड ह्यूमंस टच, इस तरह का चीजें रहते हैं। पार्टिसिपेटिव वाला ऑटोनोमस रहता है, नीड फॉर कंट्रोल रहता है, नीड फॉर क्वालिटी रहता है। अचीवमेंट ओरिएंटेड वाला हाई एक्सपेक्टेशंस रहता है, और उसका नीड टू एक्सेल जो है ये रहता है। और कैरेक्टरिस्टिक को देखिए, डायरेक्टिव लीडरशिप थ्योरी जो है वो एम्बिगियस, अनक्लियर रूल और कॉम्प्लेक्स रहता है। लेकिन सपोर्टिव जो है वो रिपीटेटिव, अनचैलेंजिंग और मेंटेनेंस रहता है।
पार्टिसिपेटिव का बात करें तो ये एम्बिगियस, अनक्लियर, अनस्ट्रक्चर रहता है, और अचीवमेंट ओरिएंटेड एम्बिगियस, चैलेंजिंग एंड कॉम्प्लेक्स रहता है। नेक्स्ट, एवरेजल कस्ट, फेल्यूर कस्ट, प्रिवेंशन कस्ट, टोटल कस्ट। ओके, मैच द कॉलम है, तो जो एवरेजल कस्ट है वो क्या है, फी जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, पे कर रहे हैं फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट बिफोर डिलीवरी, की डिलीवरी से पहले जो हम लोग डिफेक्टिव प्रोडक्ट के लिए जो फी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि एवरेजल कस्ट। फेल्यूर कस्ट का बात करें तो कस्ट ड्यू टू डिफेक्टिव गुड्स, की डिफेक्टिव गुड के लिए जो कस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो उसको हम लोग फेल्यूर कस्ट बोलते हैं। लेकिन प्रिवेंशन कस्ट हमको किसको किसको बोलते हैं, कि कस्ट इनकर्ड टू रिड्यूस प्रोडक्ट एरर, कि जो प्रोडक्ट एरर है उसी को रिड्यूस करने के लिए जो हम लोग इनकर करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं। और टोटल कस्ट का बात करें तो टोटल कस्ट ऑफ क्वालिटी रिलेटेड एफर्ट एंड डेफिशिएंसी। हो गया, जो क्वालिटी रिलेटेड एफर्ट और डेफिशिएंसी के लिए जो प्रोवाइड किया जाता है कस्ट, उसको हम लोग टोटल कस्ट बोलते हैं। Who developed the three-step model of change? Carl Pearson, Kurt Lewin, uh, L. Kohlberg, Kurt Kofka. So the answer of this question is option B, that is Kurt Lewin. Okay, ये थ्री स्टेप मॉडल जो है कुर्ट लेवन का था, अनफ्रीजिंग, चेंज, रिफ्रीज। अनफ्रीजिंग में क्या होता है, डिटरमाइन व्हाट नीड टू चेंज, या हम लोग को डिसाइड करते हैं कि हम क्या किसको चेंज करना चाहिए, क्या डिटरमाइन करते हैं कि किसी में चेंजेस चाहिए। हो गया, जो हमारा कौन सा नीड में चेंजेस चाहिए। एंश्योर देयर इज स्ट्रांग सपोर्ट फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट, और यहाँ हम लोग एंश्योर करते हैं कि एक स्ट्रांग मैनेजमेंट मिल सके। क्रिएट द नीड फॉर चेंज, कि जो चेंज है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नीड फॉर चेंज जो है वो करते हैं। और मैनेज, अंडरस्टैंड एंड डाउट एंड कंसर्न, ये देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, चेंज, यहाँ कम्युनिकेट ऑफ्टन, डिस्पेल्स रूमर्स, एम्पावर एक्शन, इन्वॉल्व पीपल इन द प्रोसेस, ये चेंज में देखने के लिए मिलता है। रिफ्रेश में भी हमको इस तरह का कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिलेगा। Which of the following is not one of the four pillar of total quality management? Customer focus, discrete improvement, employee participation, process oriented approach. So the answer of this question is option B, that is discrete improvement जो है वो नहीं है, discrete improvement नहीं है, continuous improvement TQM का एक प्रिंसिपल है, करेक्टरिस्टिक है। कस्टमर फोकस तो ये रहता है क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर ये बेस करता है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन ये 100% देखने के लिए मिलता है। प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच की भी टीक्यूएम है। अगर देखिए टीक्यूएम्स का बात करें तो ये एक मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है जो कि फोकस करता है एम्बेडिंग क्वालिटी अवेयरनेस इन ऑल ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, की जो जितना भी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है वहाँ वो क्वालिटी को कैसे एम्बेड किया जाएगा उसी के ऊपर ये फोकस करता है। ये एक तरह का फिलोसॉफी है और एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है, किसके लिए, कि किसी को भी कंटिन्यूअसली इंप्रूव करने के लिए। हो गया, ये एक फिलोसॉफी है और एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है। यूजेस क्वांटिटेटिव मेथड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू एनहांस प्रोसेस एंड एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। कि देखिए कि इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि ये क्वांटिटेटिव मेथड है जहाँ की हम लोग जो ह्यूमन रिसोर्स है उसी को यूज करते हैं और जो प्रोसेस है उसी को हम लोग एनहांस करते हैं और जो कस्टमर एक्सपेक्टेशन है उसी को एक्सीड करते हैं। इंटीग्रेट मैनेजमेंट टेक्निक, इम्प्रूवमेंट एफर्ट एंड टेक्निकल टूल सिस्टमेटिकली, कि यहाँ हम लोग मैनेजमेंट टेक्निक को इंटीग्रेट करते हैं, एफर्ट को इम्प्रूव करते हैं और जो टेक्निकलिटी है ओके उसी को हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमेटिक करते हैं। और ये फोकस करता है किसी के ऊपर, कस्टमर नीड एंड एक्सपेक्टेशन जो है वो कस्टमर नीड एंड एक्सपेक्टेशन के ऊपर फोकस करता है, एम्फासाइज करता है प्रोसेस का इम्प्रूवमेंट के लिए, टीम वर्क के ऊपर, डाटा ड्रिवन डिसीजन के ऊपर। और इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या रहता है, कस्टमर फोकस, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग, ये सब इसका प्रिंसिपल रहता है। अगर हम लोग टीक्यूएम को देखिए तीन तरह का चीज देखने के लिए मिलता है। एक है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल्स का मतलब क्या है, इन्वॉल्व्स एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, सप्लाई चेन्स एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हो गया, वो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, सप्लाई चेन्स और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो उसको हम लोग टोटल बोला जा रहा है। क्वालिटी जो है वो क्या है, डिग्री ऑफ एक्सेलेंस इन प्रोडक्ट सर्विसेज, की किस डिग्री का एक्सेलेंस आपको देखने के लिए मिलता है। मैनेजमेंट क्या है, सिस्टम ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग, लीडिंग एंड रिसोर्स प्रोविजन जो है वो मैनेजमेंट में हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल को अगर हम देखिए, कस्टमर फोकस ये रहता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, काइजेंस जिसको दिए थे। नेक्स्ट एम्प्लॉय इम्प्रूवमेंट, प्रोसेस अप्रोच, ओके, सिस्टमेटिक अप्रोच टू मैनेजमेंट,
factual decision making, supplier relationship management, leadership involvement and commitment, strategic approach, continuous training and evaluation। ये सब चीज क्या है कि टीक्यूएम का प्रिंसिपल है। अगर हम लोग टीक्यूएम का यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बन चुका है बहुत बार, हो गया। वॉल्टर स्वेट सीहॉट जो है वो टीक्यूएम्स का फादर उनको माना जाता है। और उसके साथ साथ जो प्लान टू स्टडी एक्ट पीडीएसए साइकिल जो है उसी को भी वो प्रोवाइड किए थे। एडवर्ड डेमिंग का बात करें तो 14 पॉइंट जो मैनेजमेंट है उसको वो दिए थे। और वो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल जो है एसपीसी जो है वो दिए थे। और प्लान टू चेक एक्ट पीडीसीए, ओके, बहुत बार क्वेश्चन आता है पीडीसीए पीडीएसए, ओके, ऐसे क्वेश्चन चलाता है। इसी का फादर क्या है? पीडीसीए का बात करते हैं तो डेमिंग इसका फादर है। 14 पॉइंट मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो भी डेमिंग दिए थे। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस जो एसपीसी जो है वो भी डेमिंग का है। लेकिन जो प्लान डू स्टडी एक्ट वो है स्यूहट का। नेक्स्ट जोसेफ जोरन्स जो है ये क्या किए थे? ट्रिलोजी जो है, हो गया, जैसे कि क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, हो गया। इस ये किसका दिया हुआ चीज है? वो है जोसेफ एम जोरन जो है, क्वेश्चन आया है, हो गया। क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, इसी का जो फादर है जोसेफ एम जोरन, हो गया। आर्मंथ वी फ्रेगवंस जो है वो क्या किए थे? कस्टमर्स रिक्वायरमेंट के ऊपर एम्फसाइज करते हैं। कंपनी वाइड क्वालिटी कंट्रोल्स जो है CWQC, इसी के ऊपर एम्फसाइज किए थे। और टोटल क्वालिटी कंट्रोल, हो गया, क्वालिटी कंट्रोल, टोटल क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर कौन सा फोकस किया था? वो है उसके बाद काउरे इरिस्का, हो गया। इनका तो ज्यादा क्वेश्चन आया नहीं है। सीगियो सिंगो, ये जीरो डिफेक्ट, हो गया, ये क्वेश्चन आता है। सीगियो सिंगो किसके ऊपर फोकस किए थे? जीरो डिफेक्ट के ऊपर ये फोकस किए थे। Which of the following is not under the jurisdiction of NAC? University in India, affiliated and autonomous college, distance education institution in higher education, teacher education institution। तो distance education institutions in higher education वो नहीं आता, लेकिन अभी ये भी आ गया है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, नाक जो है इसी का फुल फॉर्म है। इसी को अगर हम देखें तो ये क्या करता है? एसेस करता है, एक्रेडिट करता है जो इंडियन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको। जैसे कि हमारा जो कॉलेज रहता है, यूनिवर्सिटी रहता है, या कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन जो रहता है उसी को ये एसेस करता है। नाक जो है वो इवैल्यूएट करता है इंस्टीट्यूशंस को फॉर इट्स कॉन्फॉर्मेंस टू द स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस, की उसी का परफॉर्मेंस को देखते हुए उसका क्वालिटी को यहाँ एसेस किया जाता है। एंड आउटकम्स, करिकुलम्स कवरेज, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, फैकल्टी, क्या ऐसे देखिए, जैसे कि एजुकेशनल प्रोसेस, आउटकम्स, ऐसे 7 तरह का चीज यहाँ हमको देखने के लिए मिलता है। और देखिए क्वेश्चन बनता है कहाँ से कि ये नाक जो है ये किसी का रिकमेंडेशन पर बना हुआ है। टू एड्रेस द कंसर्न ऑफ NPE 1986 एंड द प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, split out strategic plan to for the policy advocate establishment of an independent national accreditation agency। कि देखिए अगर हम लोग देखिए 1986 का NPE को और उसका जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन को, तो वहाँ वो लोग क्लियरली रेकमेंड किए हैं कि ये जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसको एक्रेडिट करना चाहिए और उसके लिए एक नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल इंडिपेंडेंटली रहना सेटअप करना चाहिए, हो गया। और उसके साथ साथ ये नाक जो है इसको 1994 में एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस की तरह क्या किया गया था कि एस्टेब्लिश किया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में मिलता है। ये भी क्वेश्चन आया है, नाक का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1994 में हुआ था, हो गया। किसका रिकमेंडेशन था? 1986 1992 का एक रिकमेंडेशन था, हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग नाक को देखिए तो इसका जो फंक्शनिंग चीज है तो ये 2 चीज से मिला हुआ है, एक जीसी और ये ईसी, जनरल काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, हो गया। और ये जनरल काउंसिल जो होता है इसी का जो प्रेसिडेंट होते हैं वो यूजीसी का चेयरमैन रहते हैं। और इसी जो होता है उसी को चूज किया जाता है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होता है उसी का जो चेयरपर्सन होते हैं उसको चूज किया जाता है और उसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। और आज का डेट में अगर हम देखिए एम जगदीश कुमार जो है वो जीसी का प्रेसिडेंट है, क्योंकि वो यूजीसी का प्रेसिडेंट है। लेकिन अगर हम लोग हाँ ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन चेयरमैन और कौन प्रेसिडेंट, हो गया। जनरल काउंसिल जो होता है उसी का जो हेड होते हैं वो उनको प्रेसिडेंट माना जाता है। लेकिन इसी एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होता है उसी का जो हेड होते हैं उनको चेयरमैन माना जाता है।
और अभी अगर हम लिखिए प्रोफेसर अनिल दत्तात्रेय सहस्रबुद्धे जो है वो चेयरमैन है हमारा नाक का। नेक्स्ट, द प्रोग्राम ऑफ एक्शंस 1992 वाज फॉर्मुलेटेड टू रिव्यू व्हिच पॉलिसी। कि 1992 जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है उसको फॉर्मुलेट किया गया था किसी को रिव्यू करने के लिए, कौन सा पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए, वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, आरसीआई एक्ट, एनसीईआरटी रिकमेंडेशंस फॉर स्पेशल एजुकेशन, ईश्वर भाई पटेल कमिटी रिकमेंडेशन। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। अगर इसी का बैकग्राउंड को अगर हम देखें तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंट का जो फर्स्ट पॉलिसी आया था वो 1968 में आया था। ओके, और सेकंड पॉलिसी जो है वो आया था 1986। ओके, 1986 में आया था। नेक्स्ट अगर हम देखें एनपी 1986 को, फर्स्ट पॉलिसी 1968, सेकंड पॉलिसी, हाँ सेकंड पॉलिसी 1979 और थर्ड पॉलिसी, लेकिन सेकंड पॉलिसी 1986 को माना जाता है, लेकिन कोई कोई बोलते हैं कि नहीं 1719 में भी एक आया था। 1986 का बात करें तो उसको रिव्यू किए थे 1990 में आचार्य रामामूर्ति कमिटी, रिव्यू कमिटी जो है। ओके, और उसका जो टाइटल था टूवर्ड्स एन एनलाइटमेंट एंड ह्यूमन सोसाइटी। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो आचार्य रामामूर्ति रिव्यू कमेटी का जो रिपोर्ट था उसी का टाइटल क्या था, टूवर्ड्स एन एनलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी। ओके, रिव्यूड इन 1992, और ये जो पॉलिसी था 1996 इसको रिव्यू किया गया था जनार्दन कमेटी के द्वारा, सीएबीए उसको बोला जाता है। 1992 में क्वेश्चन आता है। ओके, कि कौन रिव्यू किया था, रिव्यू हुआ था दो बार, एक 1990 में जिसको कि राममूर्ति रिव्यू कमेटी बोला जाता है और जिसका टाइटल था क्या, टूवर्ड्स एन एनलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी, और रिव्यू किया गया था 1992 में जिसको जनार्दन कमेटी बोला जाता है। नेशनल एजुकेशन सिस्टम्स के ऊपर 1986 पॉलिसी जो है वो एम्फासाइज किया था। ओके, द आइडिया ऑफ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इवॉल्व्स बिटवीन 1906 एंड 1966। कि देखिए 1906 और 1996 के अंदर ये जो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ये वाला आइडिया का इमर्जेंस हुआ था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस एक रेजोल्यूशन को एडॉप्ट किया था नेशनल एजुकेशन के बारे में, वो इसका फाउंडेशन था। लेकिन 1996 में जो हमारा कोठारी कमीशन आया था, नेशनल एजुकेशन कमीशन है, वो भी किया गया था, उसका रिपोर्ट वो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के ऊपर दिया था। लेकिन 1986 में ये जो रिकमेंडेशन है इसी को और एक बार रिपीट किया गया था और यहाँ बनाया गया था कॉमन स्कूल सिस्टम। कॉमन स्कूल सिस्टम्स के बारे में बना गया था और ये पोस्ट इंडिपेंडेंस फर्स्ट एजुकेशन कमीशन था जिसके जो कि बोल रहा था कि कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए और उसी को वो क्या कर रहा था, कॉमन स्कूल सिस्टम्स ऑफ पब्लिक एजुकेशन और नेबरहुड स्कूल, ऐसे दो तरह का चीज के बारे में बोल रहा था। ठीक है, इसे कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बोला था, जैसे कोई 10+2+3 के बारे में बोलते हैं, जहाँ की 10 साल का स्कूलिंग। ओके, द ब्रेक ऑफ द फर्स्ट 10 ईयर। ओके, एफर्ट विल बी मेड टू मूव टुवर्ड एलिमेंटरी। ओके, और ये 10 जो था यहाँ 5 साल का प्राइमरी एजुकेशन, 3 साल का अपर प्राइमरी एजुकेशन, 2 साल का हायर एजुकेशन, हाई स्कूल एजुकेशन मिल रहा था। उसके बाद 2 साल का हायर सेकेंडरी एजुकेशन मिल रहा था और 3 साल का हायर एजुकेशन मिल रहा था। नेक्स्ट, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के ऊपर ये फोकस किया था। कंटेंट एक कोर इंक्लूडिंग जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम्स मूवमेंट, उसको इंक्लूड करना चाहिए करिकुलम में, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस को करना चाहिए और जो अलग अलग अदर तरह का जो कंटेंट है, ओके, जो कि नेशनल आइडेंटिटी को वो क्या कर सके, नर्चर कर सके, उसको भी इंक्लूड करना चाहिए। एलिमेंट विल कट अक्रॉस सब्जेक्ट एरिया टू प्रोमोट वैल्यू सच एज, और उसके साथ साथ जो एजुकेशन एलिमेंट जो है जैसे कि अलग अलग एरिया से रहता है जो कि हमारा जो वैल्यू है उसी को प्रमोट कर सके, जैसे कि इंडिया का जो कॉमन कल्चरल हेरिटेज, उसके बाद एग्लिटेरियंस, डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म, इसको इंक्लूड करना चाहिए। इक्वालिटी फॉर सक्सेस, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, रिमूवल ऑफ द सोशल बैरियर, ऑब्जर्वेशन सिमिलर फैमिली, ओके, ये सब कुछ रहना चाहिए। नेक्स्ट, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग के बारे में बात किया था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन के बारे में बोल रहा था और ये बोल रहा था कि एस्टेब्लिश करना चाहिए एक नेटवर्क अरेंजमेंट बिटवीन इंस्टीट्यूशन, हो गया लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, हो गया। ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाइफ लॉन्ग एजुकेशन के बारे में कौन सा कमिटी रिकमेंड किया था और कौन सा पॉलिसी रिकमेंड किया था, वो है एनपी 1986। वो एम्फसाइज किया है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के बारे में, ओके। और उसके साथ साथ जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है वो नेशनल एजुकेशन सिस्टम को सेट किया था, जैसे कि यूजीसी, ओके। ये क्या करना चाहिए, ये रेगुलेट करेगा और फंड प्रोवाइड करेगा एसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ओके। ये क्या करेगा, ओवरसीज टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन को ये देखेगा। एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि करिकुलम और टीचिंग रिसोर्सेज स्कूल लेवल के लिए डेवलप करेगा।
निपा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो कि फोकस करेगा एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के ऊपर। आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो एग्रीकल्चरल एजुकेशन और रिसर्च है उसी को गवर्न करेगा। आईएमसी इंडियन मेडिकल काउंसिल जो है वो मेडिकल एजुकेशन और स्टैंडर्ड को रेगुलेट करेगा। आईएएसटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा, डेवलप करेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में। नेक्स्ट मीनिंगफुल पार्टनरशिप विद सेंटर एंड स्टेट हो गया, ये इसी के ऊपर मैसेज किया था। हमको पता है कि 1976 में एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिया गया था और उसी अमेंडमेंट में एजुकेशन को क्या कर दिया गया था कि एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में रख दिया गया था। और ये जो है ये एक तरह से जो एजुकेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर क्या कर दिया था कि शेयर किया था। लेकिन स्टेट का जो रोल था वो अनचेंज रहा था और जो व्हाइल द स्टेट रोल रिमेन अनचेंज द यूनियंस गवर्नमेंट रोल हो गया कि जो स्टेट का जो रोल है वो अनचेंज था, लेकिन यूनियंस गवर्नमेंट का रोल क्या हो गया था, रीइंफोर्स नेशनल एंड इंटीग्रेटिव कैरेक्टर ऑफ एजुकेशन, maintain quality and standard, including in teacher education, monitoring manpower's requirement educational development, support research and advanced studies, addressing international aspect of education and culture, promote excellence and across all educational। ये कुछ नया वाला चैप्टर ऐड हो गया था 1976 के बाद। और कॉन्करेंसी सिग्निफाइज ए मीनिंगफुल एंड चैलेंजिंग पार्टनरशिप, और ये जो था एक मीनिंगफुल और चैलेंजिंग पार्टनरशिप को ऊपर एम्फसाइज किया था। और हम लोग नेक्स्ट देखिए एजुकेशन फॉर इक्वालिटी के ऊपर ये बात किया था, रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज इक्वलाइजिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी उसी के ऊपर बात कर रहा था। जो एजुकेशनल मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है जैसे कि एजुकेशन फॉर वुमेन्स इक्वालिटी, SC ST और जो OBC सेक्शंस जो लोग हैं, माइनॉरिटीज हैं, हैंडीकैप हैं, वो सबको कैसे प्रोवाइड किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन, उसके ऊपर एम्फसाइज किया था। एडल्ट एजुकेशन के ऊपर एम्फसाइज किया था और ये डिफाइन करते हुए बोला था, डिफाइन लिबरेशंस फ्रॉम इग्नोरेंस एंड ऑपरेशन आज पर एंशिएंट स्क्रिप्चर। इन मॉडर्न कंटेक्स्ट इट इंक्लूड्स लिटरेसी एज रीडिंग एंड राइटिंग एसेंशियल हो गया, ये सब चीज ये बोला था। एस्टैब्लिशमेंट सेंटर, वर्कर एजुकेशन, पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वाइडर प्रमोशन ऑफ बुक लाइब्रेरी, ये सब चीज इसका रिकमेंडेशन था। नेक्स्ट ECCE के बारे में एम्फसाइज किया था हो गया। जो ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो कि आज भी है उसी के ऊपर एम्फसाइज किया था। 3R के ऊपर एम्फसाइज किया था, चाइल्ड ओरिएंटेड, प्ले एंड इंडिविजुअलिटी ओरिएंटेड, इसके ऊपर फोकस किया था। एलिमेंटरी एजुकेशन हो गया। ये बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेशन है जो कि हमको जानना चाहिए और यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। हम लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं लेकिन अंदर तक हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं और जहाँ से क्वेश्चन चला आता है। ओके, तो ये सबको रूरल यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, गांधीयन बेसिक एजुकेशन के ऊपर फोकस करना, इग्नू का एस्टेब्लिशमेंट हो गया जो हो गया था 1985 में, उसको स्ट्रेंथन करना, ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना, डीलिंग करना डिग्री को जब से हो गया। तो ऐसे बहुत सारे स्टेप रिकमेंडेशन देखने के लिए मिला था 1986 में और जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। The Persons with Disability Act 1995 was enacted under which article of the Indian Constitution? 21A, 15, 253, 17. So the answer of this question is option C, that is 253. देखिए, पर्सन विद डिजेबिलिटी एक्ट 1995 जो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन था इन इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि ये एक एक्ट था जिसी के थ्रू की इक्वल अपॉर्चुनिटीज किया जाना था जो हमारा पर्सन विद डिजेबिलिटीज को, और प्रोटेक्ट करना उनका राइट को, और उसके साथ साथ उनका कैसे फुल पार्टिसिपेंट हो सके हर जगह में, सोसाइटी में, उसके ऊपर एम्फसाइज किया था। इसी को एनेक्ट किया गया था 7/1996 को हो गया। इट्स रिफ्लेक्ट इंडियंस कमिटमेंट टू प्रिंसिपल ऑफ हो गया। और उस टाइम जो UNCRPD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटीज जो था, उसी को जो कुछ मोटो था, उसी का जो कुछ गोल था, उसको फुलफिल करने के लिए ही ये एक्ट को एनेक्ट किया गया था। इसका जो की ऑब्जेक्टिव था वो है एम्पावरमेंट, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, फुल पार्टिसिपेशन। साइलेंट फीचर को अगर हम देखें तो जो पहले क्या था कि सिर्फ 7 तरह का कैटेगरीज था डिजेबिलिटी हो गया, जैसे कि ब्लाइंडनेस, लो विजन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिजेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस और लेपर्स हो गया। एजुकेशन जो था उसका क्या था, मैंडेट फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन डिजेबिलिटी ऑफ टू हो गया। जो डिजेबल चिल्ड्रन है उनको 18 साल तक हो गया फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। 3% रिजर्वेशन रखा जाएगा जफ में, और 1% विजुअल शेयरिंग्स और लोकोमोटर के लिए रखा जाएगा।
एक्सेसिबिलिटी की जो बैरियर फ्री एक्सेस जैसे उनको मिल सके, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग, ये सब में उनको प्रोवाइड किया जाएगा। रिहेबिलिटेशन का बारे में बात किया गया है। प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन के बारे में एम्फसाइज किया गया था। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में एम्फसाइज किया था। अगर हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म्स को देखिए तो चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिजेबिलिटी को अपॉइंटमेंट किया गया था, उसके बाद स्टेट कमिश्नर को अपॉइंट किया गया था। और ये पीडब्ल्यूडी जो है 1995 उसको रिपील किया था, आरपीडब्ल्यू एक्ट, जो कि 2016 में हमको देखने को मिला था। और ये वो 7 टाइप ऑफ डिजेबिलिटीज की जगह में 21 टाइप ऑफ डिजेबिलिटीज करके दिया है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पीडब्ल्यूडी को कौन रिपील किया, वो है आरपीडब्ल्यूडी 2016। और यहाँ कितना तरह का आपको डिजेबिलिटीज है, वहाँ 7 तरह का था, यहाँ 21 तरह का देखने के लिए मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर हम देखिए एजुकेशन में, एजुकेशन के ऊपर हमारा कंट्री में, तो पहले तो आर्टिकल 21 आता है, जो कि एक है हमारा फंडामेंटल राइट, जिसको कि 86 अमेंडमेंट जो कि 2002 में हुआ था, उसी के थ्रू इंसर्ट किया गया है। और इसी के थ्रू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर ऑफ चिल्ड्रन जो है उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। दूसरा वाला जो है आर्टिकल 45, जो कि हमारा जो कौन सा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक पार्ट है। इसी के थ्रू क्या किया जा रहा है, प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर। ओके, कि ये क्या था कि बिलो 6 ईयर का जो चाइल्ड है उनको क्या क्या किया जाएगा, इसी के थ्रू कि एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, कंपलसरी तो नहीं, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन ये पहले जब ये 2002 से पहले जब ये फंडामेंटल राइट एजुकेशन नहीं मिला था, तब से पहले ये क्या हो रहा था कि एजुकेशन अप टू 14 ईयर ये आर्टिकल 45 में आता था। आर्टिकल 41 का बात करें तो यहाँ द स्टेट विद इन इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी शैल सिक्योर द राइट टू एजुकेशन एलोंगसाइड वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस फॉर सिटीजन इच नीडेड। ओके, जो स्टेट है उसका इकोनॉमिक कैपेसिटी के थ्रू, कैपेसिटी के हिसाब से वो क्या प्रोवाइड करेगा कि सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा कि राइट टू एजुकेशन के ऊपर। आर्टिकल 46 जो है वो क्या है, द स्टेट शैल प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड OBC। ओके, कि यहाँ जो SC ST एंड OBC हैं उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करने के बारे में बोलता है। आर्टिकल 15 के बारे में देखेंगे तो ये क्या करता है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन इन एजुकेशन। स्टेट क्या नहीं कर सकता कि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता रिलीजन, रेस। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है कि आर्टिकल 51 जो 51 जो है और ए जो है ये क्या करता है, ये हमको बोलता है कि कोई भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बात प्लेस के हिसाब से किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। आर्टिकल 15(3) को अगर हम देखिए तो द स्टेट में मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन टू इंश्योर देयर एजुकेशनल एडवांसमेंट, की जो कंट्री है वो क्या कर सकता है, वीमेन और चिल्ड्रंस लोग के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। ओके, आर्टिकल 15(4) का बात करें तो स्टेट कैन प्रोवाइड स्पेशल मेजर फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। और ये स्टेट क्या कर सकता है, कंट्री क्या कर सकता है कि एडवांसमेंट स्पेशल मेजर प्रोवाइड कर सकता है, ताकि जो सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है जैसे कि SC ST OBC है, SC ST जो है उनको क्या किया जा सके कि एम्पावर किया जा सके। आर्टिकल 15(5) का बारे में आर्टिकल 15(5) क्या बोलता है, द स्टेट में एनेक्ट लॉ फॉर रिजर्वेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, की रिजर्वेशन जो है वो क्वेश्चन आता है कि रिजर्वेशन के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल्स में है, वो है आर्टिकल 15(5). ओके, SC ST के लिए वो क्या जाएगा, लास्ट 2005 में उसको अमेंड किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल 29(1) जो कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन विथ ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर हैज द राइट टू कंजर्व। हो गया कि जो हमारा आर्टिकल 29 जो है वो हमको एम्पावर करता है कि हमारा जो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, उसको हम लोग कंजर्व कर सके। आर्टिकल 29(2) को अगर हम देखिए तो कोई भी सिटीजन क्या नहीं कर सकते कि उसको हम लोग को जो उसका जो ग्राउंड फॉर द रिलीजन, कास्ट, सेक्स, लैंग्वेज, इसके ऊपर आधार करके हम लोग किसी का एडमिशन को डिनाई नहीं कर सकते। आर्टिकल 29(b)(2) ये क्या करता है कि हमको बोलता है। आर्टिकल 31 क्या बोलता है कि माइनॉरिटीज जो है वो उनका जो रिलीजियंस है, लैंग्वेज है, ओके, उसके हिसाब से उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सेटअप कर पाएंगे। आर्टिकल 30(b) जो है वो क्या बोलता है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट माइनॉरिटी रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, की जो माइनॉरिटी रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है
हो गया, उस जो रन कर रहे हैं ग्रांट देने में उनको डिस्क्रिमिनेट कर नहीं सकता। आर्टिकल 28 का बात करें कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड किया नहीं जाएगा और उसको स्टेट फंड नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। आर्टिकल 28 टू जो है वो क्या बोलता है कि इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश अंडर एंडोटमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड इम्पैक्ट रिलीजन। हो गया, ये ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 28(3) नो पर्सन इन स्टेट्स रिकॉग्नाइज्ड और एड इंस्टीट्यूशन, ये भी उतना इंपॉर्टेंट। हाँ, आर्टिकल 350A जो कि स्टेट इमरजेंसी स्टेट मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर प्राइमरी एजुकेशन इन मदर टंग। हो गया, ये मदर टंग के बारे में बोलता है और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बारे में बोलता है, वो है आर्टिकल 350A। आर्टिकल 51A के बारे में बोलते हैं तो पेरेंट्स और गार्डियन हैव ए ड्यूटी टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू एज 6 to 14 ईयर, जो कि 86 अमेंडमेंट में हम लोग इंटीग्रेट किए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 351 जो कि यूनियन जो कि है वो हिंदी को एज ए नेशनल लैंग्वेज प्रमोट करना चाहिए। उसके साथ साथ यूनियन लिस्ट में एंट्री हुआ एंट्री 63 जो क्या बोलता है कि द यूनियन हैज अथॉरिटी ओवर इंस्टीट्यूशन लाइक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड अदर डिक्लेयर नेशनली इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी। उसको एंट्री 63 में रखा गया है। एंट्री 66 का बात करें तो यूनियन कोऑर्डिनेट एंड डिटरमाइन स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन रिसर्च एंड साइंटिफिक। आर्टिकल 25 का बारे में बात करते हैं तो स्टेट ओवरसी एजुकेशन इंक्लूडिंग टेक्निकल एंड मेडिकल एजुकेशन, वो आर्टिकल से वो एंट्री 25 में है। और आर्टिकल 239 का बात करते हैं तो यूनियन टेरिटरीज फॉल अंडर प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये 239 में देखने के लिए मिलता है। What is the name of the model that represent interactions between components suggested by ICF International Classification Functioning? Option: biophysical model, biopsychological model, biochemical model, biodiversity model. So the answer of this question is option B, that is biopsychological model. Which of the following are key characteristic of inclusive education? Promotes social equality, ensure equal access to education, focus on economic development of student, implement effective group dynamic, prevent commercialization of education, develop positive attitude among all students. So the answer of this question 1 2 4 6 जो है 1 2 4 6 जो है इसी का कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन और जो है वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। The process of maintaining flexibility in content, teaching method, evaluation strategy, and the physical environment to accommodate all students, including those with special educational need, is known as environmental adaptation, fulfillment of psychological need, curriculum adaptation, psychological flexibility. So the answer of this question is option C, that is curriculum adaptation. According to NP 2020 regions with a high concentration of socio-economically disadvantaged group will be designated as special economic educational zone, special economic zone, socio-educational zone, socio-economic zone. So the answer of this question is option A, that is special educational zone. Which of the following provision are recommended by RPWD Act 2016? कि देखिए फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटी एज 6 to 18 years, absolutely right. 4% reservations for persons with disability in government job, 100% right. Mandatory registration for trainer in professional rehabilitation center. So the answer of this question is only option 1 and 2. Option 3, that is option it means characteristic 3 is not accurate. ओके, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का बात करें तो ये रिपील क्या है जो कि जैसे कि डिस्कस कर चुके हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 को। ओके, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी जो हुआ था उसका जो कन्वेंशन हुआ था 2007 में, उसी के बाद इसको रिपील किया गया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की तरह 2016 में। लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो जून 15 2017 से हमको देखने के लिए मिलता है। अगर इसका की फीचर को अगर देखिए तो एक्सपेंशन ऑफ रिकॉग्नाइज डिजेबिलिटी की पहले 7 पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के तहत 7 टाइप ऑफ डिजेबिलिटी था, लेकिन 21 के मतलब 2016 के बाद क्या हो गया 21 तरह का डिजेबिलिटी देखने के लिए मिल रहा है। डेफिनेशन ऑफ बेंचमार्क डिजेबिलिटी की 40% से ज़्यादा जो डिजेबिलिटी है उनको क्या बोला जाएगा, बेंचमार्क डिजेबिलिटी बोला जाएगा। नेक्स्ट, राइट एंड प्रोटेक्शन अंडर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन की इक्वालिटी प्रोवाइड किया जाएगा, नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। एक्सेस जस्टिस, लिविंग इन कम्युनिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम एब्यूजेस। हो गया, इसका जो सेक्शन 7 है वो प्रोटेक्ट करता है कि एब्यूजन से
नेक्स्ट एजुकेशन प्रोविजंस जो है वो भी बहुत सारे देखने के लिए मिलता है। रिजर्वेशन 4% हुआ है, और ब्लाइंडनेस और लो विजन्स के लिए 1% रिजर्वेशन, डीफ हार्ड हेयरिंग के लिए 1% रिजर्वेशन, लोकोमोटर डिजेबिलिटी के लिए 1% रिजर्वेशन, और मेंटल इलनेस, इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी, ऑटिज्म, मल्टीपल डिजेबिलिटी जो है उनके लिए 1% रिजर्वेशन। ओके। और प्राइवेट सेक्टर इंसेंटिव में क्या है, प्राइवेट एम्प्लॉइज आर एनकरेज्ड एनफ थ्रू इंसेंटिव हायर एटलीस्ट 5% एम्प्लॉय, कि 5% एम्प्लॉय आपको क्या करना पड़ेगा कि जो पर्सन डिजेबिलिटी जो है उनको देखना पड़ेगा। Which of the following technologies assist blind student in using computer and electronic device? QR code reader, barcode reader, speech recognition software, OCR. So the answer of this question is option C, that is speech recognition software. ओके। ये कुछ टूल्स जैसे कि स्क्रीन रीडर, रिफ्रेशेबल ब्रेली डिस्प्ले, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, टेक्स्ट टू स्पीच, मैग्निफिकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ब्रेली नोट टेकर, एक्सेसिबल स्मार्टफोन, टैबलेट, ऑडियो डिस्क्रिप्शन टूल, टैकिंग कैलकुलेटर, वीडियो मैग्नीफायर, ये सब कुछ इसी का टूल है। Which condition are associated with learning disability in children? Autism, cerebral palsy, hearing impairment, partial sight impairment. So the answer of this question is option D, that is 1 to 3. It means 4 is not associated. डायलेक्सिया अभी आई थिंक बहुत लंबा हो गया है, तो इसी को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि देखिए ये कुछ डायलेक्सियल, डायग्राफिया, क्राइकल्कुलिया, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर, लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिजॉर्डर, नॉन वर्बल लर्निंग डिजॉर्डर, ये कुछ डिजॉर्डर है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनसीआरपीडी? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और राइट ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी, इसका फुल फॉर्म है। कि ये यूएनसीआरपीडी जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और राइट ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी। हो गया, ये एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कि 2006 में किया गया था। हो गया, और ये ओपन हुआ था साइन के लिए 30 मार्च 2007 में। हो गया, और ये फोर्स में आया था 3 में 2008 में। यूएनसीआरपीडी जो है फर्स्ट पॉलिसी है जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिवली ह्यूमन राइट ट्रीटी है 21st सेंचुरी का। और इसका जो एम है वो क्या है? प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड श्योर फुल्ली एंड इक्वल एंजॉयमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी।